अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं और एक्साइटेड है हमारी तरह, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर होने वाला एक बहुत बड़ा इवेंट और वो है इलेक्शन 2024 था, जिसका इंतजार वो दिन आ गया। ये कहना चाहिए आज नहीं आया, कल आया, लेकिन बस अब आया क्या आया। 23 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। इख्तितामी जो मराहिल है वो शुरू हो चुके हैं और इंतखाबी मुहिम जो तमाम पार्टियों की उम्मीदों के साथ, आसों के साथ, वादों के साथ वो खत्म हो चुकी है और अब फैसला ये होगा कि कौन बनेगा नया फैसला साज अगले 5 साल के लिए। बिल्कुल, उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अवाम के हाथ में है। 23 घंटे से एज वी सेट के कम वक्त बाकी है जब अवाम अपने उम्मीदवारों का चुनाव करने के लिए वोट का इस्तेमाल करेंगे। आम इंतखाबात के लिए जी प्रिजाइडिंग ऑफिसरान हो, पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान आज दे दिया जाएगा, जबकि पोलिंग का अमल आपको पता है कल स्टार्ट होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क भर में अवाम के वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग का सामान 90,000 से ज्यादा प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले कर दिया जाएगा। मुल्क भर में 2,76,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ कायम किए जा रहे हैं, जबकि पोलिंग बूथ के लिए 2 बैलेट बॉक्सेस फराहम किए जा रहे हैं और पोलिंग स्टेशन पर 1200 और 1500 के लगभग वोटर जो है अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 14,90,000 जो इंतखाबी अमला है इलेक्शन के लिए जिम्मेदारियां सर अंजाम देगा, जबकि पंजाब में 7 करोड़ 32 लाख से ज्यादा वोटर्स कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के लिए हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ 32 लाख इन पंजाब ओनली। सिंध की कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की बात करें तो 2 करोड़ 69,94,000 से ज्यादा वोटर्स हैं, अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की नशस्तों पर 2 करोड़ 19 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो अपने हक को इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जाने बलूचिस्तान जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है हमारा, वहां पे कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर 53,71,000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम कैपिटल टेरिटरी की, फेडरल टेरिटरी की बात करें तो यहाँ पर 3 नशस्तें हैं, पहले 2 होती थी और इस पर 10 लाख से ज्यादा वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 4 इंतखाबी हल्कों में उम्मीदवारों की अमवात की वजह से पोलिंग मुलतवी कर दी गई है। जिन इलाकों में पोलिंग स्टेशन हसास हैं इनके बारे में भी हमने बात करनी है और कौन से ऐसे इलाके हैं जिनको हाई अलर्ट कर दिया गया है, इस पर भी हमने बात करनी है। और इसी के लिए हमने अपने नुमाइंदगान को आज आपके साथ रखा है कि हम उनसे इस वक्त फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले लें। हमें पेशावर से, क्वेटा से और इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर रहे हैं। पेशावर से हमारे साथ यासिर अली हैं, क्वेटा से हमारे साथ मोहम्मद अकरम है, जबकि इस्लामाबाद से नईम असगर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों नुमाइंदगान का कि आपने हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। हमें उम्मीद है कि आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे जितने हम सब एक्साइटेड हैं और अपने अपने जो इलाके हैं, जो अपने अपने शहर हैं, उसके हवाले से आप लोगों ने अपडेटेड होंगे। सबसे पहले हम पेशावर का रुख करते हैं। यासिर अली हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या सूरत हाल है? कल तमाम तर जो बड़ी सियासी जमातें हैं, इनफैक्ट सारी सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई है। आप कैंपेन कैसी रही और अब जो आप इंतखाबात को लेकर जोशो खरोश कैसा देख रहे हैं पेशावर में? जी बिल्कुल, पेशावर में कल जो इंतखाबात हो रहे हैं लोगों में जोश व खरोश तो पाया जाता है। सिवाय एक पार्टी के तमाम पार्टियों ने यहाँ पर जो इंतखाबी मुहिम वो भरपूर मुहिम चलाई है। पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो सिर्फ वाहिद वो लीडर है जिन्होंने पेशावर में जलसा किया है। इसके अलावा किसी भी बड़े लीडर ने पेशावर में जलसा नहीं किया है। ताहम पेशावर की अगर बात की जाए तो पेशावर में तकरीबन 349 उम्मीदवार सूबाई और कौमी असम्बली की नशस्तों पर मैदान में है और जिसमें 135 के करीब आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में है। तो इस वक्त जो देखा जा रहा है तो यहाँ पर 2 बड़ी जमातों में मुकाबला जो हमें नजर आ रहा है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 10 सालों से हुकूमत में रही है और इस बार भी उनकी कोशिश है कि वो ज़्यादा नशस्तें निकाल सके। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जमीयत उलमा इस्लाम वो भी एक बड़ी जुमात बनकर आई है, क्योंकि वो भी 2002 से में हुकूमत में रही है। उसके अलावा हर हुकूमत में वो शामिल होते रहे। तो JUI की भी काफ़ी बड़ी जुमात है और वो भी इस वक्त देखा जा रहा है कि वो भी जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत साजी में उनका भी बड़ा रोल हो सकता है। तो इंतखाबी मुहिम जो है वो गुज़िश्ता रात मुकम्मल हो चुका है और जो आज जो है वो सामान की तरसील का अमल शुरू किया जाए। तकरीबन 1 घंटे बाद यहाँ पर जो प्रिजाइडिंग अफसरान है उसको जो इलेक्शन का सामान है उसके तरसील शुरू की जाएगी। तो कर दिया जाएगा। खत्म होने के बावजूद भी कोई एक्टिविटी आपने ऐसी देखी तो नहीं जैसे आपको लगता हो कि अभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या उम्मीदवारान इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं? कुछ ऐसी इत्तलात मिली आपको? क्योंकि इसकी खिलाफ वर्जी जुर्म है, इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले सकता। जी बिल्कुल नोटिस ले सकता है। ताहम चूंकि कल रात 12 बजे से जो इंतखाबी मुहिम है वो ख़त्म हो गई है और आज
सिर्फ इलेक्शन सामान की तरसील का अमल शुरू किया गया है। जो उम्मीदवारान है वो आज अपने जो कार्नर मीटिंग्स है वो कर सकते हैं, वो वहाँ पर वो शामिल होंगे। जो कार्नर मीटिंग है, जो अपने कारकुन है उस हवाले से जो आइंदा का अमल वो बना रहे हैं। तो इंतखाबी मुहिम जो है वो खत्म हो गया है। कहीं पर ऐसा नजर नहीं आ रहा है कोई उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन मुहिम खत्म। नईम असगर भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, हम जरा वहाँ की सूरत हाल भी जान लेते हैं। नईम साहब, आप बताइएगा क्या एक्टिविटीज आपने देखी हैं अभी तक, क्या हो रहा है, जो इंतखाबी जोशो खरोश है वो कैसा है आवाम के अंदर, पब्लिक किसको किस तरह से ले रही है इन इलेक्शंस को? देखिए उर्मिला, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ये शहर इक़्तिदार भी कहलाया जाता है और यहाँ पर ये बाबुओं का शहर है। सरकारी मुलाजमीन है या बड़े बड़े सबसे अहम बाबुओं के दफ्तर के सामने तो आप खड़े हैं इस वक्त, जो सबसे अहम बाबू हैं आज। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जी बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे उस तरह से गहमा गहमी नहीं होती। और इस दफ़ा इस्लामाबाद में जिस तरह आपने बताया कि 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और यहाँ पर तकरीबन तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उस तरह से इस दफ़ा गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। पहले भी यहाँ पे थोड़ा सा माहौल कूल ही होता है, लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल ही यहाँ पर किसी भी बड़े सियासी जमात के किसी बड़े रहनुमा ने यहाँ पर जलसा नहीं किया, सिवाय जमात इस्लामी के मौलाना सिराजुल हक साहब यहाँ पर आए, उन्होंने जलसा किया। इसके अलावा किसी सियासी जमात के बड़े लीडर ने यहाँ पर जलसा नहीं किया। 10,83,000 से ज्यादा वोटर्स हैं और जो वोटर्स इस्लामाबाद को तकसीम करें तो 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक है सेक्टोरियल इलाका, जहां पर जो अमीर लोगों का पोश इलाका कहलाया जाता है, जबकि दूसरा इलाका है देही इलाका और कच्ची आबादियां। तो सियासी जमातों के जो रहनुमा है, जो उम्मीदवार है, वो सबसे ज्यादा कच्ची आबादियों का रुख कर रहे थे अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान। और वो इलाके जहां पर मतलब आम रूटीन में ये वहां से गुजरना भी पसंद नहीं करते, तो लोगों ने भी, जो कच्ची आबादियों के लोग हैं, इस दफा उन्होंने खुल के अपनी दिल की भड़ास निकाली है इन उम्मीदवारों के साथ और उन्हें बताया कि आप लोग रूटीन में तो यहाँ कच्ची आबादियों में इन देहाती इलाकों की तरफ आना भी पसंद नहीं करते, इलेक्शन आया तो आप यहाँ पर आए हैं। तो कुछ इस तरह के दिलचस्प वाकयात हुए जिसके बाद उसके बाद उम्मीदवारों ने उस तरफ जाना भी पसंद नहीं किया। चले आप तो इलेक्शन कैंपेन जो है वो कल रात, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि आप आज नईम ये खामोशी एंजॉय कर लें, जो कि कल के बाद सारा शोर वहीं पे होने वाला है जहां पे आप हैं, तो इसके बाद आप काफी मसरूफ रहने वाले हैं इस हवाले से। हमारे साथ मोहम्मद अकरम भी है क्वेटा से, बहुत खूबसूरत वादी है क्वेटा की और बहुत खूबसूरत हमारा सूबा है बलोचिस्तान का, और वहां से ये हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम भाई, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपके पास क्या है ताज़ा तरीन आज के दिन को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुल्क भर की तरह जो है कोयटा में भी जो है इंतखाबी मामला थे, गुज़िश्ता पर जो ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया था उसके मुताबिक तो वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए। जो सियासी गहमा गहमी हमने देखी, अगर मैं ओवरऑल बलूचिस्तान की बात करूं तो कौमी असम्बली से बलूचिस्तान की जो है 16 नशिस्तों के लिए और जो है सूबाई असम्बली की जो है 51 नशिस्तों से के लिए जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के और आज़ाद उम्मीदवारों ने काफ़ी जो है ना जलसे जुलूस किए, कार्नर मीटिंग्स की, रैलियाँ निकाली। और कोयटा शहर में जो है सूबाई असम्बली के 9 हल्के हैं और जो है कौमी असम्बली के जो 3 हल्के हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो अकाबरीन थे, जो रहनुमा थे, उन्होंने रैलियाँ निकाली, कार्नर मीटिंग की और इसके साथ साथ जो है उनके जो हल्का अहबाब थे उनके साथ उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रखा। तो जो हमारी इस दौरान जो है तमाम सूरत हाल के दौरान आवाम से बात हुई, अपने कैमरे से जो हम कैप्चर करते रहे, तो आवाम काफ़ी नाला हमें दिखाई दिए। उनका ये कहना था कि हर साल 5 साल के लिए लोग आते हैं, हमसे वोट की जो है अपील करते हैं, दावे करते हैं, तिफल तसलियाँ देते हैं, लेकिन जो तमाम सूरत हाल है जब वो विन कर जाते हैं उसके बरअक्स होती है। हमें रोड नहीं चाहिए, हमें जो है ना दीगर सहूलियात ख़ुसूसन जो टफ टाइल वाली सियासत नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों का बेहतरीन मुस्तकबिल चाहिए जिसमें रोज़गार सबसे अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो इस वक्त भी जो है रोज़गार के साथ साथ तालीम और सेहत की सहूलियात बिल्कुल नापैद हैं। कहीं पर लोगों को जो है बुनियादी सेहत के जो मराकज़ है वहाँ पर एक जो है डिस्पेंसर तक मौजूद नहीं होता, ये सहूलियात उन्हें चाहिए। बलूचिस्तान के साथ साथ जो कोयटा शहर के दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर जब हम गए, हमने रिपोर्ट किया तो हर हल्के
तरीके के अवाम ने यही कहा कि हमें सेहत की सहूलियात और रोजगार चाहिए। जो उम्मीदवार थे उन्होंने तिफल तसलियां दी। इस तमाम सूरत हाल में जो वो जाते रहे, कॉर्नर मीटिंग्स करते रहे, रैलियां निकालते रहे, आवाम को कायल करते रहे, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स थी। गुज़िश्ता रात 12 बजे जब ये तमाम सूरत हाल खत्म हो गई तो आज देखना यह है कि ये उम्मीदवार आने वाले कल, जिसमें तकरीबन 22 से 23 घंटे रह गए, वो कल कामयाबी के बाद आइंदा 5 साल के लिए क्या लायामल इख्तियार करते हैं। मोहम्मद अकरम, ये अच्छी बात है कि आपने इस हवाले से बताया कि अवाम अब सवाल करती है और उसे करना भी चाहिए कि जो वोट लेने के लिए लोग आते हैं, ये 5 सालों में इनकी कारकर्दगी क्या है, ये किस तरह से करते हैं। अच्छा, दोबारा से हम आएंगे ज़रा यासिर अली की जानिब। आप ज़रा यासिर साहब ये बताइएगा, ऑब्वियसली आज प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग स्टेशन पर जो सामान की तरसील है उसका काम भी होना है, एक बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू भी होता है। इसकी तरसील के लिए और ओवरऑल सिक्योरिटी को लेकर पोलिंग स्टेशन पे क्या इंतजाम आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, सामान की तरसील का काम जो है वो अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा और जो प्रिजाइडिंग अफसर है उनको जो पुलिस एहलकार है वो फराहम कर दिए गए हैं। पुलिस की निगरानी में, पाक फौज की निगरानी में यह सामान की तरसील की जाएगी। इसके लिए पेशावर में जिले इंतजामिया ने एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें प्रिजाइडिंग अफसर की हर मूवमेंट को वो देखा जा रहा है। बाकायदा उनको कैमरे नस्ब किए गए हैं, हर पुलिस स्टेशन में कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। पेशावर में सिक्योरिटी के लिए तीन लेयर बनाए गए हैं। पहले लेयर में पुलिस के जवान वो शामिल होंगे, दूसरे लेयर में FC के जवान, जबकि तीसरे लेयर में जो है वो पाक फौज के जवान जो है वो सिक्योरिटी सर अंजाम देंगे। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं। पाक फौज के जवान फौज को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है, जबकि इसके अलावा जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर पाक फौज के जवान भी तैनात किए जाएंगे। तो अगर पेशावर की बात की जाए तो पेशावर में 570 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसको इंतहाई हसास करार दिया गया है। वहाँ पर जो कैमरे हैं वो नस्ब किए गए हैं और बाकायदा 24 घंटे वहाँ पर उनकी निगरानी की जाती है। वहाँ पर तमाम महकमों के एहलकार भी तैनात किए गए हैं। तो पाक फौज के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसकी हर मूवमेंट को जी, तंजीमी अमूर के हवाले से क्या अपडेट्स है आपके पास? जो चूंकि यहाँ पे तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन मुसलसल हम तहरीक इंसाफ के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि तंजीमी तौर पर चूंकि उनकी तंजीम उस तरह से मौजूद नहीं है, फाल नहीं है, उनको मसाइल हो सकते हैं अपने वोटर्स को पोलिंग बूथ्स तक लाने के लिए, जो कि इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जॉब है इलेक्शन डे के हवाले से। बिलखुसूस तहरीक इंसाफ और बिलअमूम दीगर पार्टीज़, क्या उनकी स्ट्रैटेजी मुकम्मल है कि हाउ टू ब्रिंग द वोटर्स टू द पोलिंग बूथ्स? इस हवाले से क्या अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, तमाम जमातों ने जो अपने जो इलेक्शन के लिए जो लायामल है वो तय कर लिया है। अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया का जो विंग है वो बड़ा मजबूत है। वो अपने वोटर्स को, जितने भी उनके जो मेंबर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उन तक पहुंचने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है। उनको चूंकि उनके उम्मीदवार आज़ाद हैं और उनको मुख्तलिफ निशानात दिए गए हैं, तो उसके लिए उन्होंने हर हल्के में जो है वो बाकायदा एक सोशल मीडिया की टीम ने एक बाकायदा एक फॉर्म बनाई है और जो जितने भी उनके जो मेंबर्स हैं उनको बाकायदा वो लोग इन्फॉर्म करते हैं। इसके अलावा अगर अवामी नेशनल पार्टी या दीगर जमातों की बात की जाए तो वो भी अपने उम्मीदवार, अपने जो वोटर्स हैं उन तक पहुंचने के लिए उन्होंने अमल तय किया है। उन्होंने गाड़ियां भी उनको रखने की इजाजत दी। तो हम वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी वोटर्स हैं उनको पोलिंग स्टेशन तक लाया जाए। इसके अलावा अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसके वोटर्स खुद जो है वो पोलिंग स्टेशन पहुंचते, हर दफा खुद ही पहुंचते हैं। उनको पहुंचाने की जरूरत नहीं होती, तो वो उनका जो वोटर्स है वो बड़ा हमारे साथ ही रहिए। थोड़ा सा एक दफा फिर इस्लामाबाद के हवाले से नहीं, ये बताइएगा कि यहाँ पे आपने खुद भी कहा कि शहर खामोशा हो जाता है ये जब भी कोई बड़ा इवेंट हो, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने देखा चूंकि इस्लामाबाद की आबादी भी बड़ी है, शहर एक्सपैंड किया है, अब लोग इंपॉर्टेंट इवेंट्स के ऊपर भी शहर के अंदर रहना पसंद करते हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि बहुत लंबी छुट्टियां हैं, क्या लोग अपने आबाई इलाकों की तरफ चले गए? शहर हमें सिर्फ ये रेड जोन का इलाका जिसमें आप इस वक्त मौजूद हैं वो सुनसान है, जो ओवरऑल शहर ही आपको लगता है कि ज्यादा लोग अपने आबाई इलाकों में चले गए हैं? हो सकता है फॉर द वोटिंग पर्पज और फॉर हॉलीडेज। इस हवाले से क्या मंजरकशी कर सकते हैं आप? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर परदेशियों का शहर भी कहलाया जाता है। लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई हुई है आबाई इलाके छोड़कर, उनके वोट्स अभी तक वहीं पर है। तो छुट्टी होने की वजह से लोग जो है, ज्यादातर लोग, एक बड़ी तादाद लोगों की वो अपने घरों में जा चुकी है, अपने आबाई इलाकों में जा चुकी है। और इस्लामाबाद की सड़कों पर आज रश जो है वो काफी कम नजर आ रहा है। तो इसके अलावा छुट्टियां हो गई हैं, स्कूलों में छुट्टियां हैं और यही वजह है कि रश भी कम है।
और अगर इस्लामाबाद के हवाले से बात की जाए, जिस तरह पहले पेशावर वाले साथी से बात की जा रही थी, तो इस्लामाबाद में वोटर या तंजीम साजी अगर मुतहरक है किसी सियासी जमात की, तो वो हमें जमात इस्लामी की नजर आई है। जमात इस्लामी इस्लामाबाद में बहुत मुतहरक है, बड़े जलसे किए उन्होंने, और सिराजुल हक साहब भी यहाँ पर आए और उन्होंने जलसे किए। इसके अलावा एक उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार है मुस्तफा नवाज खोखर, उनकी कैंपेन बड़ी जबरदस्त चली। उन्होंने मतलब अपने डोर टू डोर जाकर भी कैंपेन की। वैसे तो उनका खुद सियासी बैकग्राउंड है, इससे पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से वो लड़ते हैं। अब इस दफा वो आजाद लड़ रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी कैंपेन की है। तो ये जो दो जमातें हैं, दो उम्मीदवार हैं, उनकी कैंपेन बड़ी जबरदस्त रही। पीटीआई की बात करें तो पीटीआई का यहाँ पर कोई उस तरह से कोई जलसा नहीं हो सका, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं हो सकी। पीटीआई के उम्मीदवार शुएब शाहीन, जो चेयरमैन पीटीआई के वकील भी रहे हैं और पार्टी के ओहदेदार भी हैं, वो यहाँ पर लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी जानिब से वो खुद 2-3 गाड़ियों के साथ शहर में अपने हलके में NA-47 में उन्होंने कैंपेन की, लेकिन कोई जिसे कहते हैं बहुत एक्सटेंसिव कैंपेन या बड़ी कैंपेन वो नहीं कर पाए। उनके साथ लोग भी बड़े कम होते थे जब वो निकलते थे कैंपेन पे। तो ये सारी कैंपेन थी कि आज रात तक ये कैंपेन मुकम्मल हो गई है। अब इस वक्त तमाम सियासी जमातें, और फिर मैं यहाँ पर सियासी जमातों में जिक्र करूंगा जमात इस्लामी का, उनके लोग इतने मुनज़्ज़िम हैं, वो आज सियासी जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुंचे हुए हैं, अपने कैंपों के हवाले से वो इंतजामात कर रहे हैं। नून लीग के उम्मीदवार जो हैं, नून लीग के उम्मीदवार जो है वो भी काफी मुतहरक है, लेकिन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं और उनके जो साथी हैं वो इंतजामात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक मुस्लिम लीग नून के लोग जो है ना, वो मेरे ख्याल से आराम कर रहे हैं, लेकिन जमात इस्लामी के लोग जो है वो इस्लामी के लोग ज्यादा मुनज़्ज़िम और एक्टिव नजर आ रहे हैं। चले, ये अच्छी बात है। अब मोहम्मद अकरम की जाने भी जाते हैं, हमारे नुमाइंदे कोयटा हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम साहब, जिस तरह से भी हम ओवरऑल वहाँ पे सिनेरियो की बात करें तो इमरान के सवाल को मैं दोबारा आपके आगे भी रखूंगी कि क्या इन जो तंजीमी मामलात हैं वहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातें, जैसे इस्लामाबाद के अंदर हमें जमात इस्लामी एक्टिव नज़र आ रही है और इस यासिर भी हमें बता रहे थे, आपने वहाँ पे किस पार्टी को ज़्यादा एक्टिव देखा कि वो एक्टिवली अपने वोटर्स को एंगेज करने के हवाले से इकदाम कर रही है? बिल्कुल जी, ओवरऑल अगर हम बात करें कि कोयटा समेत खसूसन बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मकामी इलाकों में मकामी जो सियासी जमातें हैं उनका तो होल्ड काफ़ी रहा, मुतहरिक भी रहे। जिस तरह पश्तूनख्वा मैप है, जमीयत उलमा इस्लाम है, नेशनल पार्टी हो गई और इसके साथ साथ जो है ना बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, ये तो कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी मुतहरिक रही। लेकिन जो सूबे के मुख्तलिफ जो हल्का जाते हैं वहाँ पर हमने सियासी जमातों के साथ साथ जो है ना आज़ाद उम्मीदवारों को इस बार काफ़ी मुतहरिक देखा। आज़ाद उम्मीदवार जो कि आवाम के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन के सामने आए थे। ये वो लोग हैं जो बाकायदा तौर पर किसी भी हलके में किसी भी तरह से सियासी मामलात में आगे नहीं थे। लेकिन इस बार हमने ये देखा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये रही कि आज़ाद उम्मीदवार आवाम के जो है डोर टू डोर गए, कैंपेन चलाई और उनके मसले मसाइल हल करने की उन्हें इस तरह से यकीन दहानी कराई कि वो उनके अपने घर के ही बंदे हों। तो इस बार हमने जो है ना सियासी जमातों के साथ साथ अगर देखा है तो आज़ाद उम्मीदवारों को बहुत ज्यादा मुतहरिक देखा है। मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवारों ने बड़ी बड़ी रैलियां भी निकाली, खसूसन बलूचिस्तान के जो अतराफ के एरियाज थे वहां पर उन्होंने कार रैलियां निकाली, मोटरसाइकिल रैलियां निकाली और उनके घरों में जाकर डोर टू डोर जो कैंपेन की, उनके साथ सिर्फ यही कहा गया कि आपको जो है रोड की सियासत नहीं देंगे, टफटाइल की सियासत नहीं देंगे, आपके बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल करने के लिए रोजगार देंगे, सेहत की सहूलियात की फराहमी करेंगे। तो हमने आज़ाद उम्मीदवारों को बहुत ज्यादा मुतहरिक देखा। ठीक है। मोहम्मद अकरम, यासिर अली, नईम असगर, तीनों नुमाइंदगान आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमने एक ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम इस पर बात करेंगे और हमें एक एक्सपर्ट एनालिसिस के लिए हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग एक्सप्रेस। बैक टू एक्सप्रेसो। Yes. हम
इंतखाबात को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है। आप देखिए हमने कलर भी मैच कर लिया सुबह सुबह, हमें बहुत ही खुशी हो रही है। अब ये ब्लू किस चीज को डिपिक्ट कर रहा है ये हमें नहीं पता। आज हमारे वेडनेसडे ब्लूज है। हाँ, वेडनेसडे ब्लूज है। ये सॉलिडेरिटी है हमारी तमाम उन वोटर्स के साथ जो कि घर से दूर हैं और उन्होंने वोट कास्ट करने का टाइम नहीं है काम पे। अच्छा, काम पे हैं जो लोग काम करें। अच्छा जी, आपने वोट जरूर कास्ट करना है बाय द वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हमारे मौजूद हैं बगैर किसी तवक्कुफ के। सलमान आबिद साहब सीनियर तजियाकार हैं, आप इनको जानते हैं, हमारे शोज में भी दीगर शोज में भी आप इनको देखते हैं। सलमान साहब थैंक यू वेरी मच और सुबह खैर, तशरीफ लाने का शुक्रिया। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजियाकार हैं, इलेक्टोरल जो हमारी पॉलिटिक्स है और डेमोक्रेसी है इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो उनसे भी हम एक्सपर्ट ओपिनियन इसी हवाले से लेंगे। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और मेरे ख्याल में सलमान साहब आपकी इजाजत से, चूंकि प्रोफेसर साहब दूर हैं तो जरा मैं पहले आप ही की राय शामिल करता हूं। सबसे पहले तो आज का दिन, इलेक्शन से एक दिन पहले जब पॉलिटिकल कैंपेन्स मुकम्मल हो जाती हैं, आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? चूंकि बज़ाहिर जो कैंपेन्स है वो तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन आपस में मेल मिलाप, जोड़ तोड़ और दीगर कुछ अवामिल जारी रहते हैं। ये रात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर एज वी सी। आपका क्या टेक है इसके ऊपर प्रोफेसर साहब? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त कोई इलेक्शन तो नहीं हो रहा। इलेक्शन के नाम पर एक सिलेक्शन का खेल है और उस सिलेक्शन के खेल के लिए एक इंतखाबी मेला जो है वो सजाया गया है। और इस इंतखाबी मेले में पहले से ये तय लिया गया है कि किस उम्मीदवार ने या किस पार्टी ने इस्लामाबाद की तरफ आना है। और अमूमी तौर पर परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आएगी इक़्तिदार के लिए। ये खेल तो नज़र आ रहा है। ये जो पाकिस्तान में 2011 के बाद 3 जमाती निज़ाम आया था, पीपल्स पार्टी और PMLN के मुकाबले में तीसरी जमात PTI के तौर पर आई थी, तो पाकिस्तान उन मुल्कों में था जहां 2 जमाती निज़ाम के मुकाबले में एक थर्ड पार्टी सिस्टम भी अब इसमें आ गया। लेकिन इस दफ़ा हमने ये देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ उसने अपनी सियासी गलतियों की वजह से अपने आप को एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां इस वक्त वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उस तरह से नहीं है जिस तरह से उसको होना चाहिए था। और आपने उसकी पार्टी को अमली तौर पर बैन किया हुआ है, अमली तौर पर, और इंतखाबी निशान भी उनके पास नहीं है। और कल रात तक जिस वक्त 12 बजे कैंपेन ख़त्म हुई है, उनको बहुत कम जगह पर जलसे करने की, इज्तिमा करने की इजाज़त मिली है। उनके दफातर बंद हैं, उनके लोग कैंपेन नहीं कर सकते। कल रात तक भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो एक सतह पर तहरीक इंसाफ को तो अमली तौर पर बेदखल किया गया इस इंतखाबी निज़ाम से। तो ये निज़ाम ऐसे लगता है कि जैसे वापस 2 जमाती निज़ाम के ऊपर खड़ा हुआ है कि 2 बड़ी पार्टियां जो हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, उनके मुकाबले में। और आप देखिए, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बिलावल की कैंपेन को देखें तो वो ज़्यादातर आपको एंटी नवाज शरीफ नज़र आई है। और अगर आप मुस्लिम लीग नून की कैंपेन को देखें तो वो एंटी इमरान खान नज़र आई है। हालांकि इमरान खान मैदान में नहीं है एक सतह के ऊपर। अब देखते हैं कि उनका इनकलाब जो है वो जो नौजवानों पर, औरतों पर बेस करके बैठे हुए हैं कि वो लोग वोट डालने जाएंगे और बड़ी तादाद में उनको वोट डालेंगे। उनके आज़ाद उम्मीदवारों को मालूम नहीं कि वो कितनी बड़ी तादाद में निकलते हैं, वो देखना होगा कि टर्न आउट क्या होता है। और ये भी नहीं मालूम कि वो जो उनके लोग जीतेंगे कल वो उनके साथ होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि आज पीपल्स पार्टी कहती है कि वो हमारे साथ शामिल होंगे, IPP वाले कहते हैं हमारे साथ शामिल होंगे, PMLN वाले कहते हैं हमारे साथ शामिल होंगे। तो पता नहीं उन आज़ाद लोगों का भी मुस्तकबिल क्या होगा जो जीत कर आएंगे। क्या उनके साथ भी वही सलूक होगा जैसे हमने जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसें देखी थी, और इसी तरीके से वो फिर इन जमातों के साथ ही मिल जाएंगे। तो इसलिए ये इलेक्शन जो है हो तो जाएगा, ठीक है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि पुरअमन से भी हो। थोड़ा सा खतरा मुझे KPK के कॉन्टेक्स्ट में नजर आता है कि वहाँ जो सिक्योरिटी इश्यूज है ना वो ज्यादा सेंसिटिव है। और अब देखना सिर्फ ये है कि वहाँ कितना पुरअमन तरीके से इलेक्शन, अल्लाह करे। और दूसरी बात ये कि इस इलेक्शन के नतीजे के बाद जब हुकूमत बनने जाएगी वो देखेंगे कि उसके डायनामिक्स क्या हो। उस पे भी हम बात करेंगे। प्रोफेसर साहब चूंकि हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर साहब इसी दिन के हवाले से कि आज कल रात को सियासी जमातों की तमाम तर कैंपेन जो हैं वो खत्म हो गई और आज का दिन एज इमरान सेड की बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल होता है जोड़ तोड़ दीगर मामलात को लेके। आप इन कैंपेन्स को खत्म होने तक या इनकी कैंपेन्स मुख्तलिफ सियासी जमातों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, किस तरह की देखते हैं, किस तरह की आपको लगी इनकी कैंपेन्स, और आज के दिन के बाद जो कल की तैयारी है वो किस तरह से होगी? जी, सबसे पहले तो ये है कि ये कैंपेन अख्तिताम को पहुंची। ये शॉर्ट थी कैंपेन, और पहला जो हिस्सा था कैंपेन से कबल बेयकीनी का शिकार था कि इंतखाबात हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और दूसरा ये कि जो कैंपेन के दौरान हमने देखा कि मंशूर बहुत लेट आए। अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें तो 27 जनवरी को मंशूर आए,
और फिर उन मंशूर का तस्करा भी नहीं हुआ कि ज्यादातर लोग वो मकामी इश्यूज, अगर कोई कौमी सतह का रहनुमा किसी हल्के में गया, शेखुपुरा गया या भावलपुर गया, तो उसने लोकल इश्यूज पे बात की है। बड़ा कम हमें नजर आया कि नेशनल इश्यूज पे। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने मंशूर के ऊपर बात की, मंशूर को हाथ में उठाया। सिराजुल हक मुझे नजर आए जमात इस्लामी के कि जिन्होंने मंशूर पे और सियासी और समाजी बात इश्यूज पे बात की। इसी जमात इस्लामी का एक हमें नजर आया, ANP का नजर आया, लेकिन PMLN की जो थी वो इतनी इशू बेस्ड कैंपेन नहीं थी। और जिस तरह सलमान साहब कह रहे हैं, बड़ा एक डिटेल में मंशूर हमें तहरीक इंसाफ का सामने आया, लेकिन उसके ऊपर उस तरह डिबेट नहीं हो सकी क्योंकि उनकी कैंपेन में रुकावटें थी। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा जो आप कह रही हैं तैयारी, वो ये कि आधा इलेक्शन पोलिंग वाले दिन होता है। अब ये क्यों होता है कि कैंपेन का एक टाइम होता है, एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज होती है। एक उसके दो हिस्से होते हैं, एक तो इलेक्शन कमीशन करता है, दूसरे उम्मीदवारान होते हैं। हर उम्मीदवार जो किसी पार्टी या आजाद लड़ रहा है, उसको हर पोलिंग स्टेशन पे एक पोलिंग एजेंट बिठाना होता है। वो पोलिंग एजेंट क्या करता है कि जब आप पोलिंग स्टेशन में जाते हैं तो वो उस वोटर को वेरीफाई करता है, और फिर अगर कोई एतराज हो तो एतराज दूर किया जाता है, उसको वोट अगर वैलिड हो तो वोट भी पोल किया जाता है। फिर इसके अलावा रिजल्ट की काउंटिंग जो होती है वो उसकी मौजूदगी में होती है। तो ये सारे अमल में आपको देखें, एक हल्के में अगर 140 पोलिंग स्टेशन अप्रोक्सीमेटली होते हैं एक नेशनल असेंबली के कैंडिडेट के, फिर उनको आप लेक्चर देते हैं, उनको आप तरबियत करते हैं, उनको आप ड्यूटीज असाइन करते हैं, उनको आप कैंप्स जो है सेट करते हैं। तो इसके लिए ये 2 दिन या 1 दिन रखा गया। ओके। अच्छा, आप ये जो बिलावल की बात करें कि मंशूर बेस्ड उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई है, लेकिन बिलावल के मंशूर में कुछ नया तो नहीं है। मंशूर वो जरूर बताते रहे हैं, लेकिन उस मंशूर में नया क्या है ये हमने बिलावल के मंशूर में नहीं देखा। आपने देखा? जी, मैं बस अब तो जाहिर है वक्त मुख्तसर है, लेकिन हर मंशूर में, PMLN के मंशूर में बहुत सारी चीजें जिसपे उन्हें बात करनी चाहिए थी। जुडिशल रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की, PTI के मंशूर में, इसी तरह पीपल्स पार्टी के मंशूर के 10 पॉइंट्स अगर मुख्तसरन आप देखें तो उनका फोकस जो मसलन उन्होंने बात की 300 यूनिट बिजली की। अब इस पे डिबेट होनी चाहिए कि बिजली सस्ती लोग चाहते हैं, एनर्जी लोग महंगाई का शिकार क्यों है, उनकी महंगाई के शिकार में कमी आ सकती है अगर हम सस्ती बिजली या गरीब लोगों को सब्सिडाइज्ड हम देंगे। तो इस पर डिबेट होनी चाहिए, बजाय ये कि इसी तरह उन्होंने किसान कार्ड की बात की, मजदूर कार्ड की बात की, खवातीन की सीटों के मुतालिक मंशूर में एक बड़ी अच्छी बात है कि उनका जो कोटा है वो ज्यादा किया जाए, 33% तक किया जाए। और इसी तरह नौजवानों से मुतालिक बात की, क्लाइमेट चेंज की मुतालिक बात की, रीजनल जो ट्रेड है उसके बारे में बात की। एक आप बड़े हैरान होंगे इस बात पे कि जो सरकारी जमीन है सिंध में, वो बेजमीन हारी खवातीन में सरकारी जमीन अलॉट की जाएगी। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, इस पर डिबेट होनी चाहिए थी। इसी तरह PMLN के मंशूर में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। तो जब आप मंशूर आपने बनाया है, आप उसके ऊपर डिबेट करेंगे और अपने फॉलोअर्स को भी बताएंगे, पार्टी कारकुनों को भी बताएंगे, खामोश अक्सरियत को भी बताएंगे, तो फिर हमारी सियासत में इश्यूज वापस आएंगे कि क्या होना चाहिए। हम इन करोड़ों जो वोटर हैं वो अपनी जिंदगी में क्या तब्दीलियां देखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, चाहे वो तब्दीलियां ना भी हो सके। ठीक है, डिस्कशन तो होनी चाहिए। सलमान आबिद साहब, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि जो मंशूर दोनों सियासी जमातों ने मेन जिस पे और बहुत लेट पेश किया, दो के बिलावल पहले इस हवाले से बात भी कर चुके थे और उन्होंने कैंपेन भी खासी जल्दी स्टार्ट की थी। अब तो इन मंशूर के अंदर जो बातें की गई हैं, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं इस पर डिबेट होनी चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट की बातें, बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन बात वही है कि मंशूर तो बयान किया गया, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो ये सारी सियासी जमातें उस वक्त चैलेंजेस का शिकार हो जाती है, फिर कहते हैं कि जी पिछली हुकूमतों पर मलबा डाला जाता है। देखिए, हमारे यहाँ जो मैनिफेस्टोज है ना जी, वो इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं आते, वो इलेक्शन कमीशन की एक इंतजामी जरूरत के तहत आते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का लॉ है कि इलेक्शन से पहले आपको ये मैनिफेस्टो जमा कराना, वरना अगर वो पाबंदी ना हो ना तो ये मैनिफेस्टो भी ना आए। सेम लाइक पार्टी इलेक्शंस। जी, और ये इसीलिए आखिर में आया है, पहली बात तो ये। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात जो प्रोफेसर साहब ने की है कि दुनिया के जमहूरी मुल्कों में
इलेक्शन के मैनिफेस्टोज कम से कम इलेक्शन से 1.5-2 माह पहले आते हैं और फिर उसके ऊपर एक लार्जर डिबेट होती है और पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स जो है वो मीडिया पे आके बताते हैं कि हमारे पास हमारी तरजीहात क्या है, हमारा हम क्या चाहते हैं। वो उस किस्म की डिबेट्स तो आपने नहीं देखी हैं। हमने तो डिबेट ये देखी है कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन फला है, कौन फला है, कौन फला है, ये बात। दूसरी बात ये कि जरा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पीपल्स पार्टी से ये पूछा जाए कि 15 साल से कंटिन्यूस आपकी हुकूमत है सिंध में, पीटीआई 8.5 साल तक केपीके के अंदर कंटिन्यूस हुकूमत करती रही है और पीएमएलएन में शहबाज शरीफ साहब 10 साल तक कंटिन्यू दो टेन्योर जो है उन्होंने पंजाब में गुजारे हैं। ये जितने बड़े बड़े दावे आप इन मैनिफेस्टो में कर रहे हैं, सवाल यह है कि इन पर आपने अपने सूबों में कितना अमल किया था जब आपकी हुकूमत थी, और पीपल्स पार्टी की तो अभी भी हुकूमत रही है। असल में हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो लोगों को गुमराह करती हैं सियासी तौर पर। मसलन मैं अभी बिलावल साहब का एक इंटरव्यू जो अभी ताहिर मलिक साहब ने बात की है, प्रोफेसर साहब ने, कि 300 यूनिट बिजली माफ कर देंगे, तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि सर ये कैसे माफ कर देंगे, ये कैसे मुमकिन है? तो कहने लगा क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते? भाई आप ख्वाब जरूर देखें, लेकिन अगर ख्वाबों को अगर आप हकाइक के साथ नहीं देखेंगे, यानी अलीम खान साहब ने कहा आईपीपी ने कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, बिलावल साहब ने कहा कि 300 यूनिट देंगे, हमजा शहबाज ने कहा 300 यूनिट देंगे, अब मरियम ने कहा 200 यूनिट। अब जब इनसे पूछा गया कि ये बताइए कैसे, तो कोई जवाब नहीं था। और जितने भी इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स हैं और जितने भी बिजली के मामलात के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि 750 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जे की मौजूदगी में जरा ये बताइए तो सही कोई पॉलिटिकल पार्टी आके कि वो कैसे ये यूनिट बिजली माफ करेगी। अभी जो भी नई हुकूमत आएगी उसका सबसे पहला टाकरा तो आईएमएफ के साथ एक नया माहिदा होना है, तो ये कैसे मुमकिन है? इसलिए कि हम ख्वाब दिखाते हैं और हम ख्वाब बेचते हैं। आपके पास विंडो कौन सी है टैक्स बढ़ाने की? आप यही तो 2 विंडोज है, 3 यही मैं कह रहा हूं, यही प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के जो मैनिफेस्टोज हैं उनके ऊपर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं जनरेट हुई। एक और मैं आपको बताऊं इन मैनिफेस्टोज का फॉल्ट लाइन क्या है। मैंने क्योंकि तीनों बड़ी पार्टियों के मैनिफेस्टोज को रिव्यू किया है और उसमें लिखा भी है, कल मेरा एक्सप्रेस में कॉलम भी था, सारा चैरिटी बेस्ड मॉडल है। यानी फला कार्ड, किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, यूथ कार्ड, औरत कार्ड, फला कार्ड, फला कार्ड, फला को राशन, फला को ये। और भाई ये बताओ ये सब तो सारा सब्सिडीज बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। आप इसके आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जनरेट करें, आप नया रोजगार पैदा करें, आप एक नई इंडस्ट्री लगाएं। अगर वो लगेगी तो नए रोजगार पैदा होंगे। आप सबको चैरिटी बेस्ड करके बैगिंग के प्रोजेक्ट्स में लेके आ रहे हैं। ये है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का डेवलपमेंट नैरेटिव, जिसके ऊपर मैं काफी अरसों से तनकीद कर रहा हूं कि ये लोगों को बैगर बना रहा है। बिल्कुल ठीक है। और हर बंदा जो है ना वो इसकी कार्ड के पीछे चल जाता है। लास्ट मिनट प्रोफेसर साहब, लास्ट मिनट है, जरा आप इस पे आप अपनी कोई राय देना चाहें, इस पे बात करना चाहें? जी, मैं राय देना चाहूंगा और मेरी दरखास्त है कि लास्ट मिनट में 1 मिनट का और इजाफा अगर कर आप 1 मिनट में कोशिश कीजिए, बात मुकम्मल हो जाए तो बेस्ट। जी, मेरी राय ये है, देखिए इसी पे तो डिबेट होनी चाहिए। जब आप एक रोड मैप देते हैं, एक मैनिफेस्टो देते हैं, तो फिर और ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे राइट्स लिखे हुए हैं, आइन से मुकद्दस दस्तावेज तो कोई नहीं, क्या वो शहरियों को मिल गए? लेकिन बार बार हम उसको रेफरेंस देते हैं ना कि आइन में मेरा ये राइट दर्ज है। तो अगर एक सियासी जमात एक मंशूर दे रही है तो उसके ऊपर हमें अवाम को, वोटर्स को प्रेस करना चाहिए। अब मेरा जरा काउंटर सवाल ले लें, दुनिया के सारे मुल्कों में जिनके डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या वहां फूड स्टैम्प अमेरिका में स्कीम नहीं? क्या गरीबों के लिए सब्सिडी किसानों के लिए पेरिस में, लंदन में नहीं है? उन्होंने खत्म कर दिए। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जब मईशत में तेजी भी होनी चाहिए और एक गरीब आदमी को राशन भी और मुफ्त सहूलतें जो सतह गुर्बत से नीचे है मिलना चाहिए। अब सस्ती बिजली कैसे मिलेगी? आप जहां लाहौर में बैठे हैं इससे 100 किलोमीटर दूर 200 यूनिट फ्री मिल रहा है, लाहौर से 200 किलोमीटर। भारतीय पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है केजरीवाल, उसका मंशूर कॉपी किया है ये पीपल्स पार्टी, और उन्होंने अगर वो दे सकते हैं 100 किलोमीटर लाहौर से दूर, तो हम क्यों नहीं दे सकते? और दूसरा पॉइंट ले लें, थरकोल से प्रोजेक्ट से जो पीपल्स पार्टी ने सिंध में बिजली जनरेट की है वो 9 रुपए यूनिट है, आप 56 रुपए यूनिट दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा लास्ट सुन ले, मुफ्त बिजली मिल रही है, किन लोगों को मिल रही है वो मैं नाम लूंगा और मेरा साइलेंट हो जाएगा। इन सारे पॉइंट्स में हमारी ब्रेक रह जानी है, हमारा बजट डिस्टर्ब हो जाना है। हमारा बजट डिस्टर्ब, टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है। सब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मुख्तलिफ पहलुओं पे हम बात करें, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करें। मोबाइल
वेलकम बैक। अब हम आपको NA 117 के हवाले से बताएंगे। वैसे तो जो कैंपेन्स हैं उनका वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन उससे पहले ओब्वियसली हमारे जो नुमाइंदगान हैं, जो एंकर पर्सनस हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे थे। सिकंदर बट साहब NA 117 में गए और वहाँ से कुछ अवाम की राय रिकॉर्ड करके लाए। हमारे पास एक सेगमेंट की सूरत में मौजूद है, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो की सुबह तड़के तड़के मैं हूं सिकंदर बट, मौजूद हूं मैं कौमी असेंबली के हल्का NA 117 में, और अब हम यहां पर हस्दे मामूल करेंगे वर्बल पोल के जरिए एक सर्वे और जानेंगे पब्लिक पल्स क्या बोलती है। साथ ही हल्के की आवाम से बात करेंगे मकामी मसाइल के हवाले से। मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो वोट शेर का होगा। केड़ी पार्टी में वोट दे रहे हो? तीर को दे दे, शेर को दे दे, जिसका दे। वालेकुम माजी, वोट किधर जा रहा है आज को? देखो किधर जाना। किन पसंद करते हो वैसे? ਅਸੀਂ शेर वाले नहीं पसंद करते। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। आप बताओ किसको वोट करोगी? शेर को। आप? शेर को। आप? शेर को। 8 फरवरी को वोट किधर जा रहा है? इमरान खान को। आप भैया? इमरान खान इंशाल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वोट किसको कर रहे हैं? वोट इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। 8 फरवरी को वोट किसका? नून लीग। 8 फरवरी को वोट किधर दे रही हो आप? वोट किस? शेर नो। मैं क्या वोट किधर दे रहे हो? शेर नून। सर नून लीग। इलेक्शन आज वोट किन से दे रहे हो? इलेक्शन जो वोट PTI ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ PTI ਨੂੰ ਪਾਏ। हाँ भैया, हम नून लीग। फिर वोट किसको डाल रहा है खैर से? देखिए जी, हमारे हल्के का जो है ना, हम शुरू से जो है वो नवाज शरीफ जिंदाबाद। ठीक हो गया। हाँ भैया? किसी ने भी नहीं। क्या वजह हो गई? भूखे मारते हैं वैसे वोट किन्नू देना है? माशाल्लाह अच्छी भली सेहत है। अच्छी भाजी सेहत है तो भूखे ना मारते हैं। दवाई महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई। वो दवाई से काम का बीमारा बंदा है सस्ती होनी चाहिए। वो मियाँ शहबाज जी वादा तो कर रहे हैं कि मैं वो ज्यादा मैं कपड़े बेच दिया तो बेंच कर। आप भैया किसको वोट कर रहे हैं? छोड़ देना। मेरे हाथ में भी ठीक है, मुझे पकड़ना आता है। बात ये है जी, जो हक है ना वो अब इमरान खान का। आप बड़े भाई? इमरान खान। आप सर? पीपल पार्टी। बाबा जी वोट क्यों देना है? वोट देना जी नवाज शरीफ को। जबरदस्त। पीपल पार्टी। इलेक्शंस में किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रही हैं? शेर। इलेक्शन में किसको वोट कर रहे हैं आप? सिर्फ नवाज शरीफ। तो आप किसको वोट कर रही हो? हम शेर को वोट देंगे। वोट किसको कर रहे हैं आप? PTI को करेंगे। फिर वोटा किधर पा रहे हो? नवाज शरीफ। भैया किसको सपोर्ट कर रहे हैं फिर आप? PTI। हाँ भैया? PTI। हाँ भैया? बल्ले नु वोट पाना भाईजान। और बल्ला तो क्या? वो PTI है। ये आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हुक्म बिल तो नवाज शरीफ। ये बताएं कि वोटें डलने लगी हैं, तो क्या इरादे हैं आपके? रातों तो नहीं क्या बंदे ये हुकूमत को चाहिए कि कुछ काम करे, ये नहीं कि वोट लेकर अपने घरों को बैठ जाए, आवाम से रील होती रहे। तो आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? हम शेर को। अभी आप किसको करेंगी वोट? बताऊं? हाँ जी बता दें। मैं नवाज शरीफ को। आप किसको करेंगी? नवाज शरीफ। दसों वोटां पैन लगियां ने। अच्छा। तो तुसी किन वोट दे रहे हो? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ। क्या बात है, वोट किसको कर रहे हैं सर आप? इंशाल्लाह शेर और काब। आप भैया? शेर। आप किसको वोट कर रही हैं? हम अलीम खान को डालेंगे। आप? अब्दुल अलीम खान। आप ये बताएं 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट दे रही हैं आप? नवाज शरीफ। I like it इमरान खान। एक ही गीता है। फिर 8 फरवरी को आप किस पार्टी को वोट कर रही हैं? ਅਸੀਂ नवाज शरीफ ਨੂੰ। गुड हो गया। आप नवाज शरीफ को। किन वोट कर रहे हो? नवाज शरीफ। वोट इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उनको पसंद करने की वजह? बहुत दिनों जान से हम पसंद करते हैं ऐसे, उसने हमें शऊर दिया है। उससे पहले क्या आप येले थे, क्या लालें गिरती थी आपकी? नहीं, उसके पहले हमें शऊर नहीं था। उसने आगे हमें बताया हम क्या है, आज़ाद मुल्क में जीने वाले हम। वोट किसको कर रहे हो? इंशाल्लाह नून लीग। इलेक्शन में किसको वोट कर रहे हो? नून लीग। दोस्तों वोट किन कर रहे हो इलेक्शन? जो दिल करके पा दिया, देना तो किसी ने कुछ है नहीं। वजह तो नाराज होना तो? नहीं। पहले किसको करती थी आप वोट? पहले किसको वोट करती थी आप? नवाज शरीफ को दे दें। इस दफा आप नाराज क्यों हैं? नहीं, नाराज नहीं, दे देंगे वोट। किसको वोट कर रही हैं? नवाज शरीफ। थैंक यू। पर वोट किन पा रहे हो? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ, ਹੁਣ भी देना शेर। ओके करो। किसको वोट कर रहे हो भैया फिर दोस्तों? शेर को। हाँ भैया? सोचांगे। एक पार्टी है आप? ਅਸੀਂ सोचांगे। ये ग्रुप मुझे, ये टोली मुझे मिली है, सोची पे नहीं। फिर आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नवाज शरीफ ਨੂੰ वोट दे के कामयाब करांगे इंशाल्लाह। अलीम खान। ਅਸੀਂ जनाब नून दे सी खास और खास हां। तो क्या इरादे हैं, आप किसको वोट कर रही हैं? आप किस पार्टी से हैं?
मैं किस पार्टी का हूँ? मैं तो पूछ रहा हूँ लोगों से किस पार्टी के हैं वो। मैं शेर को। ये बताएं इलेक्शन में किसको वोट कर रही हैं आप? नॉन लीग को। अब भाई सौदे खरीदारी हो गई अच्छे तरीके ना? जी हो रही है। दसो फिर वोट क्यों कर रहे हो? वोट किसी नहीं दे रहे। वजह? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਯੂਸ ਹਾਂ। अच्छा जी। हाँ जी, कौम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਯੂਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੁਕਮਰਾਨ 76 ਸਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਵਈਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ। ये बताओ किसको वोट कर रहे हो आप? इरादा नहीं है अभी। आप क्यों कायल हुए हैं कि आप नहीं देंगे? सारे इधर चोर हैं और क्या। आप बताएं जी। आप शेर को इंशाल्लाह। आप बताएं सर किसको वोट कर रहे हैं? शेर को इंशाल्लाह, हनीम खान को। वोट किसको कर रहे हैं फिर आप? देख लेंगे इंशाल्लाह। मैं वोट कहने पूछा जंग नहीं लड़ने की, देख लेंगे धमकी नहीं। चल पीटीआई इंशाल्लाह। किस पार्टी को वोट कर रही हैं? मैं तो नून लीग की हूँ। आप मुझे बताएं आप किस पार्टी को वोट कर रही हैं? हमने उसे डाला नून लीग को। हम भी नून को ही देंगे। आप बताएं जी आप किसको कर रहे हैं? मैं तो किसी को नहीं कर रहा। किसकी वजह? मायूस हूँ भाई, किसी को वोट दें। मायूस क्यों है? किससे मायूस है? सब जमातों से मायूस है, कोई इधर काम नहीं है, कोई नए मुल्क का हालात नहीं सही है। पहले किसको वोट करते थे? महंगाई का दौर, पहले नून लीग को करता था। सब मायूस हो? हाँ, उनसे मायूस हो। तो ये बताएं आप किसको वोट कर रहे हैं? देखें अभी तो वोट डालने नहीं जा रहे। मायूस हैं आप? बिल्कुल मायूस हैं जी। पहले आप डालते रहे हैं वोट? पहले डाल। पहले किसको सपोर्ट करते रहे? पहले पीएमएलएन को किया सपोर्ट। पीएमएलएन को। जी, जी। अब मायूस हैं आप? हाँ जी, सबसे। वोट आपने पीएमएलएन को डाला तो मायूस आप सबसे हो गए हैं, ये क्या साइंस है? नहीं नहीं, सब जमातों में, मैं इंक्लूडिंग पीएमएलएन की बात कर रहा हूँ। ओके। आप बेटा नवाज शरीफ ही। वोट क्यों पा रहे हो? वोट नून लीग। सर आप किसको वोट कर रहे हैं? हम शेर को ही देते हैं। तो की इरादा किन वोट पाना? अभी तो फिलहाल कोई नहीं है, चेंज नहीं बोले। पहले किन पाते रहे हो वोट? पहले नवाज शरीफ नहीं पाए, पीटीआई नहीं पाए। लेकिन इस दफा तुम मायूस होए हो। मायूस है ये अभी कोई हुकूमत समझ नहीं लग रही। अच्छा इलेक्शਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਬੂਨਰ ਵਾਵਾ ਸਟicker ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ जश्न है ही नहीं, अब पहले वाला माहौल कोई मसला नहीं है। हाँ इलेक्शन है लेकिन इलेक्शन का पहले वाला माहौल नहीं है। पहले वाला माहौल नहीं है। ये बताओ 8 फरवरी को किसको दे रहे हो फिर वोट? वोट भाईजान नवाज शरीफ को देंगे। भैया अस्सलाम वालेकुम। जस्ट फॉर पीटीआई। कोई खास वजह पीटीआई को वोट? केडी रहेगी ये वजह हो। अच्छा चले इनसे भी पूछ लेते हैं। आप बताएं सर। पीटीआई। सर आप? कोई पता नहीं क्या इरादे हैं, किसको वोट कर रही हैं? हम तो शेर को डालेंगे। ये बताएं आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? मैं पीटीआई को। किसको वोट डाल रहे हैं आप? शेर की तैयारी है, किन वोट पा रहे हो? भाई साहब वोट की पाना इतों असी रोटी तो आवाजार हुए पोजिशन हुई है सुबह तो लैके कारोबार कोई नहीं। यकीन मनोगे सुबह का 10 दिन बाद एक फेरा लगा जे तो किसी को उधार पैसे लैके तेल पवा के आके सील लीक होगी पाईदा तो नून लीक नहीं है। लेकिन खुदा गवा के इस टाइम किसी को हिम्मत ही नहीं हो रही कि उन्होंने वोट पा दें। किसको वोट कर रही हैं आप? नॉन लीग। हाँ भैया नून लीग। बताएं किस पार्टी को वोट कर रहे हैं आप? हम शेर को जी। आप भैया? हाँ जी शेर को। वोटा हो रही पै रही ने, किन वोट पा रहे हो? नवाज शरीफ देंगे। जबरदस्त। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोटें पड़ रही हैं परसों, हाँ जी। किसको वोट कर रहे हैं आप? हमने किसी को नहीं वोट देना, क्या वजह? सारे इको जिन्हें। आप भैया? इमरान खान को। ये बताएं किसको वोट कर रही हैं? नवाज शरीफ। किसको वोट कर रही हैं आप इलेक्शन में? इमरान खान। ये बताएं किसको वोट कर रहे हैं? वोट फिलहाल तो मुस्लिम लीग को ही दे रहे हैं। फिलहाल क्या मतलब हुआ? अब आएगा। आप वोट देंगे इमरान खान को। किस पार्टी को वोट कर रही हैं? नवाज शरीफ को। जी तो ये था लाहौर के हल्का NA 117 में होने वाला प्री इलेक्शन वर्बल पोल। तड़के तड़के से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारी अल सुबह ये कोशिश है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये सुबह है एंड आई नो कि बहुत सारे लोग हैं जो टीवी के साथ जुड़े बैठे हैं, जानना चाहते हैं ताज़ा तरीन क्या है और आज के दिन तो टेलीविज़न की अहमियत और बढ़ जाती है, वी नो। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको पाकिस्तान के बड़े शहरों से फिल वक्त और फिर उमूमी तौर पर सभी शहरों से अपडेट्स देते रहें। इससे पहले हमने पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद से आपको आगाह किया था। इस वक्त हम आपको लाहौर, कराची और मुल्तान लिए चलेंगे जहाँ पर हमारे नुमाइंदगान स्टैंड बाय मौजूद हैं ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन के साथ और उनसे जानेंगे कि आज के दिन में इस वक्त वहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। बिल्कुल, सबसे पहले लाहौर में हमारे साथ नदीम चौधरी मौजूद हैं जो इस वक्त NA 128
गेट के अंदर हैं। उसके साथ साथ काशिफ हुसैन नुमाइंदा कराची हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट डिस्पैच सेंटर के बाहर मौजूद हैं, और इसके अलावा हामिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से, जो कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस के बाहर मौजूद है। आप तीनों को खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले काशिफ हुसैन आपकी जानिब आते हैं, हम कराची का रुख करते हैं। आपकी लोकेशन तो हमने बता दी, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे यहाँ से जो सामान की तरसील है वो काम होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है, इस इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा है ये। तो क्या कहेंगे, क्या अपडेट्स हैं और कैसी गहमा गहमी आपने इस वक्त देखी है? जी बिल्कुल, सबसे अच्छी बात तो यह है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम हो रही है, और जमहूरियत को मुस्तहकम करने का एक वाहिद रास्ता वो शफाफ इंतखाबात हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कल वो रोज़ सामने आ रहा है जिस दिन पाकिस्तान भर के अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और एक मजबूत हुकूमत इंशाल्लाह कायम होगी जो पाकिस्तान को बुरानों से निकालेगी। आज कराची के अंदर मुल्क भर की तरह जो इंतखाबी हमला है उसको इंतखाबी साजो सामान सुपुर्द किया जा रहा है। आज सुबह से गहमा गहमी है, कराची के 7 अजला के अंदर 9 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ आज सुबह से ये इंतखाबी हमला यहाँ पहुँच रहा है। मेरे कब में आप देख सकते हैं कराची में एक्सपो सेंटर के अंदर जिला शर्की का डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, और यहाँ सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ वेन्स इंतखाबी हमले को लेकर पहुंच रही हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ से ये इंतखाबी साजो सामान लेकर यहाँ से रवाना होंगे, पुलिस की सिक्योरिटी में अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे और वहाँ पर कल आने वाले इंतखाबात की तैयारी करेंगे। कराची का थोड़ा सा मैं आपको माहौल बताऊं कि कल रात तक 12 बजे जब इंतखाबी मुहिम खत्म हुई, भरपूर गहमा गहमी का माहौल रहा। अच्छा। अगरचे के कुछ इक्का दुक्का वाकयात पिछले दिनों पेश आए थे, लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो कराची में इतना नाखुशगवार माहौल नहीं था। कल इंतखाबी मुहिम का जो इख्तिताम था वो बहुत अहसन अंदाज में हुआ। इस पर यकीनन इलेक्शन कमीशन और सिक्योरिटी इदारों को भी इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए। तमाम सियासी जमातें तकरीबन कराची से 43 सियासी जमातों के उम्मीदवार खड़े हैं जिन्होंने अपना जो मंशूर है, अपना पैगाम है, भरपूर तरीके से आवाम तक पहुंचाया। अब आवाम बैलेट बॉक्स के अंदर अपना वोट कास्ट करके फैसला करेंगे कि उन्हें किस नुमाइंदों का वो इंतखाब करेंगे। अगर मैं कराची की कुछ आदाद शुमार बताऊं तो मोटे मोटे से तकरीबन 22 नशिस्तें यहाँ पर कौमी असम्बली की है, 47 जो हैं सूबाई असम्बली की हैं। कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर तकरीबन 575 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, 1406 उम्मीदवार सूबाई असम्बली के ऊपर नशिस्त के ऊपर इंतखाबात लड़ रहे हैं। कराची में कुल रजिस्टर्ड वोटर जो हैं वो 92,86,000 हैं, 51 लाख के करीब मर्द हैं, तकरीबन 42 लाख जो हैं ख़वातीन हैं। देखते हैं कि कल टर्न आउट कितना रहेगा। जो सिक्योरिटी की अगर सूरत हाल की जाए तो कराची भर के अंदर तकरीबन 5,336 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जिसमें से 3,038 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, जबकि 2,170 स्टेशन जो हैं वो हसास है, बाकी सिर्फ 128 नॉर्मल हैं। 46,000 यहाँ पर पुलिस एहलकार कल तैनात होंगे, तकरीबन 6,000 रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी यहाँ पर सिक्योरिटी के फराज अंजाम देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कल का इंशाल्लाह काशिफ, और कमाल है जिस तरह आपको ये आदाद-ओ-शुमार अज़बर है, ये बड़ी जबरदस्त बात है। बहुत अच्छा है। ठीक है, हम वापस आएंगे आपकी तरफ दोबारा, जरा कुछ और चीज पहलुओं पे भी बात करेंगे। फिल वक्त जरा लाहौर मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग NA 128 नदीम, क्या तफसीलात है आपके पास? बहुत शुक्रिया इमरान और अबला। अगर लाहौर की हम बात करें, लाहौर में 14 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 30 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून लाहौर को अपना गढ़ समझती है, लेकिन अगर इंतखाबी मुहिम की बात की जाए तो 22 रोज़ा इंतखाबी मुहिम मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने चलाई, लेकिन लाहौर के 8 हल्के ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने एक भी जलसा नहीं किया। माजी में हमने ये देखा कि बहुत पुरजोश किस्म की इंतखाबी मुहिम चला करती थी, लेकिन ये इंतहाई ठंडी और बोर किस्म की इंतखाबी मुहिम है वो इन इंतखाबात में हमने देखी। उसकी बुनियादी वजह एक तो सर्द मौसम भी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये देखें ना तो लाहौर के अंदर जैसे कि हम माजी में देखते रहे हैं जगह जगह इंतखाबी ऑफिस खुलते थे, रात भर वहाँ पे कैंप ऑफिस खुले रहते थे, खाबे चलते थे, मुख्तलिफ किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो चलती थी। म्यूज़िक का भी साथ साथ में तड़का लगा रहता था। तमाम की तमाम जमातें अपने म्यूज़िक के जो नगमे तराने वो चलाया करती थी, लेकिन इस बार हमने ये देखा कि ऐसा इस तरह का नदीम, आप सही नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये सारे नुकात नौजवानों को चाहिए होते हैं कैंपेन में। कि ठंडी बहुत ये आपने जो पहले 2 अल्फाज इस्तेमाल किए, इस पे आपने महफिल खत्म कर दी बात करके। जी नदीम जारी रखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हकीकतन बात ऐसे ही है। अगर हम बात करें लाहौर की तो ये 14 जो कौमी असम्बली के हल्के हैं, यहाँ पर कड़े जो मुकाबले हैं वो होने की तवक्को इस लिहाज से की जा रही है। अगर ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि PTI के हमारी याफ्ता है, उनका ज़्यादा यहाँ पर जोर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ हल्कों में ऐसा है कि वहाँ पर इंतहाई कड़े मुकाबले होने का इम्कान है। जो सबसे कड़ा मुकाबला लाहौर में हो सकता है वो NA 130 है, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ
मुकाबला करेंगे पीटीआई के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद का। डॉक्टर यास्मीन राशिद यहाँ पर 2013 और 2018 में भी 50,000 या उससे ज़ायद यहाँ पर वोट ले चुकी है। हालांकि ये वो हल्का है जो नवाज शरीफ का, बेगम कुलसूम नवाज मरहूमा का, उनका आबाई इलाका है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर यास्मीन राशिद वोट लेती रही हैं। तो और इस बार यहाँ पर तो ऐसी जो मुबस्सिरीन जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे तो सलमान अकरम राजा वर्सेस ऑन चौधरी है, औकाब मुकाबला आई बिलीव रैकेट है उनका निशान। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे क्या देखते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ये जी बिल्कुल ये दूसरा बड़ा मुकाबला यहाँ पे होने जा रहा है। यहाँ पर सलमान अकरम राजा को इस लिहाज से एज सियासी मुबस्सिरीन दे रहे हैं कि ऑन जो चौधरी हैं उनको मुस्लिम लीग नून का जो मकामी वोटर है या मकामी रहनुमा है उन्होंने उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। यही आलम हमने 2017 को 2022 में 17 जून को जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तब भी हमने लाहौर में यही ट्रेंड देखा था कि लाहौर के 4 हलकों में इंतखाबात हुए थे और सिर्फ एक जगह से वो जो उम्मीदवार हैं वो जीत सके थे मुस्लिम लीग नून की टिकट के ऊपर, बाकी 3 जो उम्मीदवार हैं वो हार गए थे। तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पैराशूट किस्म के जो उम्मीदवार थे जो दूसरी जमात से आने वाले थे, मुनहलिफ अराकीन थे पीटीआई के, वो यहाँ पर आए थे तो मकामी लीगी कारकुनों ने और रहनुमाओं ने उनको कबूल नहीं किया था। तो यहाँ पर भी जिस हल्के में हम इस वक्त मौजूद है तो ओन चौधरी के हवाले से उस तरह से किसी किस्म का भी कोई पुरजोश किस्म का जो रवैया है वो हमें लीगी कारकुनों की जानिब से नजर नहीं आया। तो यहाँ पर एक खासा टफ मुकाबला होने जा रहा है। ठीक है नदीम आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हामिद की जानिब जाते हैं, मुल्तान की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। हामिद आप भी बताइएगा, आप क्या अभी इस वक्त सिचुएशन में है, क्योंकि इर्द गिर्द तो आपके हमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं, कुछ एक्टिविटी है, बट स्टिल आप कहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर होने के बाद क्या सूरत हाल है? देखिए जी अरमला, जो इंतखाबी मुहिम थी वो तो कल रात ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है अब इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। इंतखाबी सामान जो है वो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मुल्तान पब्लिक स्कूल के अंदर बनाया गया है। यहाँ वसी और अरीज पार्किंग का इंतजाम किया गया है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से जो पोलिंग अमला है उसके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा तादाद में जमा की गई है, ताकि जो पोलिंग अमला है जैसे वो अपना सामान, इंतखाबी सामान यहाँ से वसूल कर लें रिटर्निंग ऑफिसर से, उसके बाद वो जो ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुहैया किया गया है ट्रांसपोर्ट, उसके साथ जो है वो पोलिंग स्टेशन तक पहुँचे और वहाँ भी उनके साथ सिक्योरिटी जाएगी और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको बताता चलूँ, अगर मुल्तान शहर की बात करें तो मुल्तान शहर के 4 हल्के हैं। तो मुल्तान शहर के लिए जो है एक ही जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस बनाया गया है वहाँ से सामान तकसीम होगा, जबकि 2 जो मुल्तान के बाकी हल्के हैं तहसीलों के शुजाबाद और जलालपुर, वहाँ भी एक ऑफिस तक बनाया गया है जहाँ से इंतखाबी सामान जो है वो तकसीम होगा। मुल्तान जिले के टोटल जो है 6 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 12 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, जिनके लिए जो है सामान की तरसील जारी है, सामान तकसीम हो रहा है। प्रिजाइडिंग ऑफिस सुबह सवेरे ही जो है वो मुख्तलिफ ऑफिस में पहुंच चुके हैं। 3 ऑफिस कायम किए गए हैं। बड़ी तादाद में प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पहुंचे हुए हैं सामान लेकर, जो जिला इंतजामिया की जरिए से ट्रांसपोर्ट फराहम की गई है उससे लेकर वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन तक जाएंगे। अगर ओवरऑल बात करें, मुल्तान जिले में जो है तकरीबन 1864 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 262 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी की बात करें, जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं और वहाँ सिक्योरिटी के भी ज्यादा इंतजाम किए जाएंगे। ओवरऑल अगर इंतखाबी मुहिम की बात करें तो इंतखाबी मुहिम तो बड़ी जबरदस्त रही। मुल्तान की रवादारी जो है बड़ी मशहूर है कि जैसे उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी और जो आज़ाद उम्मीदवार थे PTI की हिमायती याफ्ता हैं तैमूर में, वो भी आपस में सामने आए कैंपेन में, तो दोनों एक दूसरे को बगलगीर हुए, दोनों ने एक दूसरे को वेलकम किया। तो ये मुल्तान की रवादारी है, जैसे उम्मीदवार कैंपेन करते हुए भी आपस में सामने आमना सामना हो जाए तो बड़े प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को मिलते हैं। ये मुल्तान की एक रिवायत है। तो मुल्तान में अगर कांटेदार मुकाबलों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कांटेदार मुकाबला जो होगा वो यूसुफ रजा गिलानी और अहमद हुसैन डीहर के दरमियान होगा, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी अपने आबाई हल्के में 2 इलेक्शंस के बाद यहाँ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। पहले यूसुफ रजा गिलानी जो है 2008 से मुंतखब होकर यहाँ से वजीर आजम बने थे, लेकिन उसके बाद 2013 में अदालती नाअहली और 2018 में अपने बेटे की वजह से इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे। अब यूसुफ रजा गिलानी इस हल्के से मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। इसी तरह अगर NA 149 की बात करें तो वहाँ से इस्तेहकाम पार्टी के चेयरमैन जहांगीर खान तरीन मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार आमिर डोगर का। यहाँ बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है मलिक आमिर डोगर, उनका जो रिवायती स्टाइल है कैंपेन का वो बड़ा खतरनाक है, जो लोगों को पसंद भी है, क्योंकि वो डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। लेकिन जहांगीर तरीन जो उनके अपोजिट उम्मीदवार हैं उन्होंने ये काम नहीं किया। वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून जो उनकी हिमायत कर रही है, जमात मुस्लिम लीग नून, हाँ जी, जो मुस्लिम लीग नून उनकी जमात हिमायत कर रही है, आपको किसका पलड़ा भारी नजर आता है? आपका क्या तज्जिया है? फिर थोड़ा मुश्किल में डालें ना हम आपको।
हाँ, अगर NA-149 की बात करें तो वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं मलिक आमिर डोगर, उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसी तरह अगर NA-150 की बात करें वहां से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं, मुस्लिम लीग नून के जावेद अख्तर अंसारी हैं और पीपल्स पार्टी के राणा महमूद अल हसन है। इन तीनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला इसलिए है कि तीनों की बड़ी तादाद में बरादरी यहाँ मौजूद है, क्योंकि भुट्टा बरादरी भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, अंसारी बरादरी भी बड़ी तादाद में मौजूद है, इसी तरह राणा बरादरी जो है वो भी बड़ी तादाद में मौजूद है। आखिरी हल्का मुल्तान शहर का है NA-151, जहां से पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी जो कि रेस्क्यू 1122 काउंट होते हैं अपने हल्के में, वो हर जगह पहुंचे होते हैं, खुशी हो गमी हो वो पूरा साल अपने हल्के के अंदर मौजूद रहते हैं। उनका और मेहरबानो कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं उनके दरमियान और मुस्लिम लीग नून के अब्दुल गफार डोगर, तो हम ये कहेंगे कांटेदार मुकाबलों रेस्क्यू 1122 और 15 का मुकाबला है इस वक्त। ठीक हो गया, आप तीनों नुमाइंदगान का हमारा शुक्रिया और बड़ा अच्छा लगा तीनों से बात करके। बड़े आप लोगों ने फिगर्स और सारी चीजें बड़ी अप टू डेटेड थे इस हवाले से। सो हाँ, ये बड़ा अच्छा लगता है ऐसे जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमें भी मजा आता है, हम भी एक्साइटेड होते हैं। जनाब तीनों नुमाइंदगान हमारे लाहौर, कराची और मुल्तान से हमें अपडेट कर रहे थे मौजूदा जो इंतखाबी सूरत हाल है उसके हवाले से। कल पोलिंग का अमल शुरू होगा, तमाम तर उम्मीदवारों ने अपनी अपनी कैंपेन्स मुकम्मल कर ली हैं। अब कल आपने डिसाइड करना है कि आपने किसको चुनना है, तो आपने वोट जरूर डालना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एनालिस्ट से बात करेंगे इसी। इंतखाबी मुहिम खत्म और फैसले की घड़ी बिल्कुल करीब और फैसला यकीनी तौर पे पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के हाथ में। इस वक्त दो एनालिस्ट वंस अगेन हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं शो के आगाज से ही। सलमान साहब वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आप मौजूद हैं। और अब हमें साथ ज्वाइन करें फैसल हुसैन साहब जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, जब अभी हम कराची से अपडेट ले रहे थे तो हमें मालूम पड़ा कि वहाँ पर बड़ी गहमा गहमी रही, हालांकि लाहौर से जो हमें खबरें आ रही हैं वो कुछ उस तरह की गहमा गहमी की नहीं है जो इलेक्टोरल गहमा गहमी होती है। एक तो आप किस हद तक हमारे जो नुमाइंदे थे उनकी बात से मुत्तफिक हैं, वो गहमा गहमी आपने देखी, और फिर दूसरा जो पार्टी पोजीशन है, क्या कोई सरप्राइज खास तौर पे पोस्ट रेन जो बारिश हुई है उसके बाद कुछ सरप्राइज एक्सपेक्ट करें हम कराची में? देखिए, गहमा गहमी का जो ताल्लुक हो सकता है कि हमारे नुमाइंदे ने शायद लाहौर से या PPK से या किसी और शहर से तकाबली जायजा लिया हो, लेकिन जो एक रिवायती गहमा गहमी होती है, जो एक रिवायती सियासी जमातों की गहमा गहमी होती है और एक आम आदमी की जो इन्वॉल्वमेंट होती है, ये पहला इलेक्शन है जो इसमें हमें नजर नहीं आता। और इसको आप जमहूरियत का अलमिया कह लें, लोगों का जो है सिस्टम पे अदम एतमाद कह लें, अदम दिलचस्पी कह लें, जो चाहे नाम ले लें, मसरूफियात कह लें, महंगाई कह लें, माशी मजबूरियां कह लें, जिसको अभी एक उठे है जिसको जिसके मुताबिक को देख ले। लेकिन इस दफा हमें वो रिवायती गहमा गहमी देखने में नहीं आई जो हमें माजी में देखने में जो आती है। अब ये एक बड़ी हैरत अंगेज बात है, इलेक्शन में क्या होगा, वोटर कितनी तादाद में निकलेगा, लेकिन ये पहला इलेक्शन है जहाँ रिवायती गहमा गहमी भी नहीं है लेकिन ये गुमान किया जा रहा है। ये हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आपसे अंदाजे पे, मफरूजे पे, गुमान पे गुफ्तगू कर रहे हैं कि कल जो है कराची में लोग बड़ी तादाद में वोट डालने निकलेंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो कोशिश करेंगे कि वोट दे। ये एक अलग बात है, तो उनको भी इस बात के यकीन है कामिल है कि वो वोट देने जा रहे हैं, वो वोट जब शाम में रिजल्ट निकलेगा तो शायद वो रिजल्ट जो है वो कुछ और होगा, लेकिन लोग बहरहाल ये सोच रहे हैं कल उन्हें जाके जो है वोट जरूर डालें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक आप करें जी, मैं इलेक्शन के हवाले से सलमान भाई, हम ये जो बात करें कि इलेक्शन मुख्तलिफ है, उम्मीदवारों का जो इंतखाब है, जो चुनाव है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और पिछली दफ़ा हमने देखा था जब तहरीक इंसाफ कंप्लीटली एक्टिव थी इंतखाब के अंदर, तो उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को अपने उम्मीदवार के तौर पे उतारा था जिनका ताल्लुक फॉर्मली दूसरी पार्टी से रहा था। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे। इस दफ़ा उनके पास वो उम्मीदवार मुयस्सर नहीं है। इस दफ़ा हम अगर कहें कि तहरीक इंसाफ हकीकी चेहरे के साथ आ रही है, तकरीबन सभी नए उम्मीदवारों के साथ, तो गलत नहीं होगा। तो ये जो चुनाव है जिन बेसिस पे किया गया है, तहरीक इंसाफ कभी, नून लीग एंड PPP कभी, आप इसको कैसे देखते हैं जो चुनाव? अमूमी तौर पर तो पॉलिटिकल पार्टियां जो है ना, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो टिकट देते वक्त ये देखती हैं कि इलेक्टेबल्स कौन है, ठीक है, एक चीज, और कौन जीतने की सलाहियत रखता है, और साथ साथ ये देखते हैं कि कौन कितनी सरमायाकारी कर सकता है, यानी पैसे कितने उसके पास हैं, और तीसरा वो ये देखते हैं कि जो बरादरी और धड़ेबंदियां हैं उसको भी वो मेंटेन करते हैं। ठीक। लेकिन कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं कि इलेक्टेबल्स की सियासत जो है बहरहाल किसी ना किसी शक्ल में कमजोर हो रही है, और उसकी एक वजह यह है कि जो पाकिस्तान में 18 से 35 साल का यूथ है वो शायद उस तरह से नहीं सोचता जिस तरह से हमारे माजी में लोग सोचा करते थे। तो अब पार्टी का वोट भी है, खासतौर पे अर्बन सेंट्रिक अगर आप देखें ना अप्रोच में, आपको अपने छोटे शहरों में चले जाएं, देहातों में चले जाएं, अब वहां पे भी पार्टियां मैटर करती हैं, PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मैटर करती हैं।
तो ये चीज़ें तो ब्रेक हुई हैं। अब एक और चीज़ जो बड़ी आई है वो यूथ ओरिएंटेड कैंडिडेट्स भी की तरफ भी तवज्जो हुई है। अब आप देखिए कि काफ़ी आपको यंग स्लॉट्स भी नज़र आती हैं इलेक्शन कैंडिडेट्स के अंदर, और वो पीटीआई ने तो इस दफ़ा इसलिए टिकटें भी ज़्यादा यूथ को दी हैं, बड़े यंग लोगों को दी हैं, क्योंकि उनके पास वो कैंडिडेट नहीं है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और ख़वातीन को भी टिकटें उन्होंने दी हैं काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर। तो ये चीज़ें तो आई हैं, लेकिन अब देखना ये है कि हमारे यहाँ जो बुनियादी तौर पे पैटर्न है ना वोट डालने का, वो रहा है मजहबी बुनियाद, बरादरी की बुनियाद, इलाकाई की बुनियाद, वडेरा, चौधरी, ये चीज़ें रही हैं, और कुछ पार्टीजन भी है। दुनिया की डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल पार्टियां रेलिवेंट होती हैं, क्योंकि वो अकाउंटेबल होती है ना, उनको उन्होंने परफॉर्म करना होता है। तो अगर हमारे यहाँ अप्रोच ये हो कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, उनके मैनिफेस्टोज को देखें और उनके प्रोग्राम को देख के वोट डालें, तो फिर डेमोक्रेसी फ्लोरिश करती है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर वो बरादरियां ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में। तो प्रेशर तो था। अब देखिए पीएमएलएन ने बड़ी एक्सरसाइज की है, लंबी एक्सरसाइज की है कैंडिडेट के अंदर। नवाज शरीफ साहब बहुत बिजी रहे हैं। पीपल्स पार्टी के तो पहले से वही कैंडिडेट थे जो मोस्टली उन्होंने पिछली दफा की रिपीट की है। पीटीआई भी रिपीट करना चाहती थी, लेकिन हालात उनके लिए बदल गए, तो इसलिए वो उनको एक और चीज थी। जमात इस्लामी ने कैंपेन बहुत अच्छी की है, हर जगह से अपने बंदे खड़े किए हैं। लेट्स सी के उनका क्या रिजल्ट आता है। कराची पे बड़ी इन्वेस्टमेंट है हाफिज नईम रहमान की, वो क्या नतीजा निकालते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, इस दफा का जो डायनामिक्स है ना वो यूथ के पास खड़ा हुआ है। वो जो 18 to 35 है ना, जैसे आप कही थे डाटा किसी के पास हो, तो वो 5,77,90,000 जो टोटल वोट है 18 से 35 साल का, जो टोटल वोट का 43-44% बनता है। डिसाइड सर ये डिसाइसिव पावर है। लास्ट इलेक्शन में इन्होंने वोट डाला था 30% के ऊपर। अगर ये 30% से 50% जाते हैं, जितना की पोलराइजेशन हमें यूथ की नजर आ रही है, तो आप फिर देखेंगे कि बड़े बड़े सिक्का बंद जो पॉलिटिशियंस है ना, वो इलेक्शन हारते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये मुश्किल हो सकती है इनके लिए। देखिए टर्नआउट जो है 70s का इलेक्शन और 70 उसका टर्नआउट था 61। जी। उसके बाद जितने इलेक्शंस हुए हैं वो गए 40-30 फिर 13 का और 18 का, उसमें यूथ जरा आई है, तो वो 50% हुए। तहरीक इंसाफ के लिए तो टर्नआउट ही ये डिसाइड करेगा कि टर्नआउट बढ़ेगा। इस वक्त उनकी पहली और आखिरी होप अगर आप मुझसे पूछें तो वो 60% प्लस टर्नआउट। ठीक है फैसल हुसैन साहब, कराची की बात की भी सलमान आबिद साहब ने, ऑब्वियसली जिस तरह से हम डिस्कस भी कर रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी की ऑब्वियसली कराची के अंदर या वह सिंध के अंदर एक अच्छी पेनिट्रेशन है, लेकिन जो अभी रिसेंट बारिश हुई उसने काफी हद तक डैमेज आपको लगता है किया है पीपल्स पार्टी की इस कैंपेन को, या जिस मैनिफेस्टो के साथ बिलावल बहुत खुलकर कैंपेन करते हैं और सिंध को ओन करते हैं? जो पीपल्स पार्टी की रिवायती सीटें हैं उस पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा इस मुल्क का एक अलमिया है कि यार लोग कारकर्दगी देखकर जो है ना वोट डालते ही नहीं। बस ये सोच लिया कि फलानी पार्टी को वोट देना है तो फिर देना ही देना है। वैसे भाई कराची में रिवायती सीटें हैं पीपल्स पार्टी की, एक लियारी था और वो तो चला गया था पिछली दफा। कोई रिवायती सीटें हैं कराची में? देखो पीपल्स पार्टी ने कुछ हल्का बदल दिया इस तरह की है क्योंकि रिवायती सीटें कुछ बढ़ जाएगी। गालिब इम्कान ये कि पीपल्स पार्टी की जो गिनती शुरू होगी वो 5 सीटों से गिनती शुरू होगी। 5 सीटें तो गालिब इम्कान है पीपल्स पार्टी जो है वो हासिल कर लेगी। उस इलेक्शन में कराची में किसी पार्टी की सीटें बढ़ेंगी तो शायद वो पीपल्स पार्टी हो जिसकी सीटें जो है बढ़ती भी जो है वो नजर आ रही है। बड़ी हैरतअंगेज बात है कि अगर आप बोले 15 साल की कारकर्दगी क्या है, 15 साल में पीपल्स पार्टी ने क्या किया। 1 घंटे की बारिश में पूरा कराची जो है वो डुबो दिया। 1 घंटे की बारिश में पूरे कराची की हर सड़क को जो है वो तोड़ के रख दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान है, यहाँ हम लोगों ने सोच लिया फलानी पार्टी को वोट देना है। एक जानिब बिलावल पंजाब के हुक्मरानों को मुनाजरे की दावत दे रहे हैं और एक जानिब आप बतौर साफी कह रहे हैं कि इनकी कारकर्दगी नहीं है। ये तो खुला तजाद है बिलावल के साथ आपका। ये जो कारकर्दगी है वो तो पूरी दुनिया मीडिया पे देख ही रही है, आप भी देख रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अपना पंजाब में जो पीपल्स पार्टी का हुकूमत आएगी, पीपल्स पार्टी का वजीर आला होगा, कराची जैसा बनाएंगे पंजाब को। जी कराची जैसा बनाएंगे। जब वो बिलावल साहब कहते हैं ना पंजाब को सिंध जैसा और लाहौर कराची जैसा बनाएंगे, तो कराची से बहुत से लोग बोलते हैं, वो आवाज आती है आमीन, लोग बोलते हैं नहीं हम नहीं कह रहे, आप रखे हमें नहीं चाहिए। हमें कराची बहुत अजीज है, हमारे दिल के बहुत करीब है कराची वाले भी, लेकिन हमें लाहौर से मोहब्बत है। दिस इज एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी। आई विश कि हम ऐसा ना कह रहे होते, बट ये हकीकत है। लेकिन हम तो चाहते हैं थोड़ा सा इसके कराची के लश्कारे नजारे जो है ना वो आप लोग भी जरा महसूस करें कि जिस तरह हम लोग जिंदगी जो है गुजारते हैं कि जो पानी जो पीने का घर के अंदर आता नहीं है, सीवरेज का पानी बाहर जाता नहीं है। The only thing we can exchange with Karachi is समंदर। फैसल भाई इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच।
समंदर में लोगों ने जाना छोड़ दिया। समंदर के बारे में आपको एक मिसाल मैं बताऊं बिल्कुल ईमानदारी के साथ, अल्लाह ताला नाज़िर नाज़िर जान के, कराची में रहने वाली जो फैमिलियां हैं उनसे पूछे आखिरी बार समंदर कब गए थे, तो हर तरफ जब आए 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले। इस समंदर में भी, समंदर अल्लाह पाक खुश नसीब को हमको देता है। इस मुल्क को अल्लाह ने समंदर दिया, हमने समंदर का भी इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ समंदर ने कौमों को, मुल्क को, रियासतों को खड़ा कर दिया, लेकिन हमारे समंदर तफरीह के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो पाया। वैसे ही है। और यकीन माने अगर मेरा दिल बतौर पाकिस्तानी किसी शहर के लिए दुखता है ना, पूरे पाकिस्तान में, सारा पाकिस्तान अपना है, तो वो कराची है कि कराची डजंट डिजर्व दिस, जिस तरह की सिचुएशन है। सलमान भाई बड़े इंपॉर्टेंट नुकात की जाने वो इशारा कर रहे हैं। लाहौर में भी लड़ रहे हैं आप, चूंकि लाहौर बेस्ड हैं, पॉलिटिक्स और सारी तो हम पाकिस्तान की डिस्कस करें, लेकिन क्या बिलावल साहब अता तारड़ को हरा पाएंगे लगता है आपको? एक पार्टी हेड है और दूसरी जानिब अता तारड़ एक पार्टी कारकुन है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है ना, वो जीते या हारे, एक अच्छा फैसला तो बिलावल ने किया है ना पंजाब में एंटर होने का, क्योंकि पीपल्स पार्टी काफी अरसे से पंजाब से आउट थी और पंजाब में आकर उनका इलेक्शन लड़ना, ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है और ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने अपनी कैंपेन भी बहुत अच्छी की है। अगरचे पंजाब का जो है इस वक्त वोट जो है वो PMLN और PTI के दरमियान डिवाइडेड है। यहाँ पीपल्स पार्टी की वो स्पेस नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पेस पैदा करने की कोशिश किया, तो ये तो एक अच्छी पॉइंट है। और मेरा जाती ख्याल ये है, बिलावल साहब दो बातें कर रहे हैं जी। एक, बिलावल साहब की प्लानिंग जो है ना, वो शायद ये वाला इलेक्शन नहीं है पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में, वो अगले इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं, उसके लिए ग्राउंड बना रहे हैं, एक बात। और इस इलेक्शन कैंपेन ने उनको वो मौका दिया है रास्ता बनाने का, एक बात। दूसरा, वो बार बार कह रहे हैं कि अगर PTI की और PMLN की हुकूमत बननी है तो मैं तो उसका हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं तो अपोजिशन लीडर बनना पसंद करूंगा। इसका मतलब यह है कि वो अपोजिशन में जाना चाहते हैं अगर हुकूमत ना बनी उनकी पीपल्स पार्टी की, तो वो ज्यादा स्ट्रांगली PMLN की हुकूमत को चैलेंज करेंगे, क्योंकि फिर हुकूमत PMLN की बनेगी ना। तो जब वो PMLN को चैलेंज करेंगे तो उनका ख्याल ये है कि वो अपने लिए स्पेस क्रिएट करेंगे पंजाब की पॉलिटिक्स में, क्योंकि अभी तक तो इमरान खान चैलेंज कर रहे हैं ना, तो अब इमरान खान के साथ साथ अगर बिलावल साहब भी आके चैलेंज करना शुरू कर देंगे पंजाब में, तो मैं फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने लिए स्पेस पैदा करेगी अगर बिलावल साहब इस इस्तकामत के साथ जिस तरह से वो चल रहे हैं। और PMLN अगर उस तरफ परफॉर्म नहीं करती तो फिर उसका उनको फायदा होगा। जो आपने इलेक्शन 1 to 7 की बात की है, मैं सिर्फ एक दादोशुमार के तौर पर, यहां सिर्फ 70 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जीती थी। उसके बाद से लेके आज तक कभी पीपल्स पार्टी नहीं जीती। ये ज्यादातर इलेक्शन जो है PMLN का रहा है। यहां से एक दफा अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिर कादरी जीते थे, अदरवाइज ये PMLN के लोग पीपल्स पार्टी सिर्फ एक बार जीती। ओके, थैंक यू फॉर द फैक्ट्स। अच्छा, बिल्कुल आखिरी 1-1.5 मिनट है। फैसल भाई ये बताइए कि जो एक तहरीक इंसाफ के वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बिलावल ने कैंपेन चलाई, 2 दिन बड़ा जोर रखा उस पर, फिर वो ज्यादा नैरेटिव दोहराया नहीं तहरीक इंसाफ, और इनफैक्ट नून लीग के वोटर्स को भी बुलाना शुरू हो गए, तो उनको ऑब्वियसली राइट है। जो कराची के अंदर PTI का वोटर है वो किस हद तक कन्विंस होगा बिलावल की इस बात से, क्योंकि 18 का इंतखाब मैंने कराची में 7 हल्कों में कवर किया था मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स करके, तो उस वक्त बड़ी पल्स थी PTI की और बहुत बड़ी तादाद में वोटर था क्या, और फिर हमें वही वोटर कुछ मुनहरिफ होता भी नजर आया जब तहरीक इंसाफ 3 साल में कुछ खास डिलीवर नहीं कर पाई थी कराची के अंदर। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या वो वोटर माइल हो रहा है PPP की तरफ? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, अगर हम ये कहें कि 2018 में वोटर था, उसके बाद कम हुआ था, लेकिन फिर जिस तरह इमरान खान की हुकूमत गई उसके बाद तहरीक इंसाफ का वोटर बहुत ज्यादा बढ़ गया कराची के अंदर। लेकिन अब वो वोट डाल पाएगा, उसको अपने उम्मीदवार का पता है नहीं पता, ये बड़ा एक सवालिया निशान है। तहरीक इंसाफ जो है वो एक डिजिटल पे भरपूर मुहिम चलाने के बावजूद हर फर्द को ये बताने में कासिर रहे कि उसके हल्के में जो उम्मीदवार है कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का, वो कौन सा जो है उम्मीदवार है। असल में जो एक बड़ा अजीब और गरीब कल्चर है कराची में, अमूमी तौर पर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके हल्के का नंबर क्या है। ये आपको कराची में महसूस होगा, ये मैंने बहुत शहरों में नहीं देखा, उनको तो ये भी पता होता है कि उनके बराबर में कौन सा हल्का लगता है, उसके आगे। ये कराची में लोगों को अमूमी तौर पर नहीं पता होता, वो निशान की बुनियाद पर जो है वो वोट जो है वो डालते हैं। तहरीक इंसाफ जो है ना हर आदमी तक ये पैगाम पहुंचाने में जो है वो नाकाम हो गई। इस दफा जो पूरे पाकिस्तान में कल्चर है वही कल्चर इस पर जो है कराची में कि बात हो गई है। ये इलेक्शन जो है बात हो गई है, हाँ, ये इलेक्शन तो वैसे ही बात हो गई है कि बयानी पे लड़ा जा रहा है, तो किसी का वोटर है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका वोटर है उसकी बात नहीं हुई है।
और जिसका वोटर नहीं है उसकी बात हो गई है, जिसकी बात हो गई है सर गल बद गई है, इन शॉर्ट गल बद गई। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच फैसल सर, बहुत शुक्रिया आपका भी। सलमान आबिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। इस इलेक्शन की गहमा गहमी कुछ लोगों के मुताबिक है, कुछ लोगों के मुताबिक नहीं है, लेकिन स्टिल हम इस टॉपिक को या इस पे बात करते हुए अच्छा एंजॉय करें, क्योंकि ये एक्टिविटी वो है जिस पे बात करनी भी चाहिए, और जो हलकों के अंदर एक्टिविटीज है उसको भी हम डिस्कस करें। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट माइंड मैटर्स, क्योंकि वोट के हवाले से बात हो रही है, इंतखाबात की बात हो रही है, तो वकार अहमद मलिक आज हमें बता रहे हैं कि वोट किसे डालें और वोट डालते हुए किन बातों को मलूज़े खाते रखें। और फैरा भी साथ फैरा और वकार मलिक बात करें माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम। 2024 इलेक्शंस का साल है। अब देखना यह है कि वोट किसको डाला जाए और क्या क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, क्या क्या तरजीहात होनी चाहिए किसी भी पार्टी को वोट डालने से पहले। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे हम वकार साहब से। हमारे साथ मौजूद हैं वकार अहमद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वकार साहब, 2024 है, इलेक्शंस का साल है, वोट किसको डालें? पर मैं स्टूडियो से बाहर ना निकलूं, अगर ये कह दूं कि वोट किसको डालें, वोट क्यों डालें। पहला सवाल ये होता है, ऑब्जेक्टिव कोई भी एनालिसिस करते हुए हम पहले तो ये सवाल करेंगे वोट हम क्यों डालें। वोट शायद हमारे पास जवाब ये है कि अपने जो मसाइल हैं उनके हल के लिए, जनरली जो हमारे यहाँ ये तस्वुर तो यही है ना, तो अगर हम मसाइल को हल करने के लिए वोट डाल रहे हैं, सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि आप मसाइल से वाकिफ़ हैं। मसाइल आपको समझते किस चीज़ को है। पाकिस्तान में अगर मेरे जैसा बंदा जो है वो वोट डालेगा तो उससे पहले जो मसाइल मेरे जहन में हैं वो ये होंगे कि नंबर 1, पाकिस्तान में 2 करोड़ 70 लाख या 2 करोड़ 60 लाख बच्चा जो है सिरे से स्कूल ही नहीं जा रहा। ये मेरा नंबर 1 मसला है। ठीक है। दूसरा मेरा जो मसला है वो ऑफकोर्स आने वाले पानी की क्राइसिस है, हमारी आने वाली नस्लों के वजह से क्लाइमेट चेंज है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मजहबी और ओवरऑल जो रवादारी है जो इस मुल्क से रुखसत हो गई है, वो जो एक रख रखाव या शाइस्तगी है वो रुखसत हो चुकी है। लिटरेचर या किताब पढ़ने का जो एक रवायत थी वो दम तोड़ चुकी है। बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से मेरी कुछ कंसिडरेशंस हो सकती हैं वोट डालते वक्त। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि बराह रास्त मेरी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रही है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जिस स्केल से वाकिफ़ हुए बगैर कि स्केल मसाइल का क्या है, आपके मसाइल जो हैं वो ये हैं कि पिछले 2-3 महीने लगातार टमाटर महंगा रहा है या फलां चीज़ जो है इस तरह महंगी रही है। महंगाई पाकिस्तान में आज भी बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इसकी वजह वसाइल की कमी से ज़्यादा इल्म की कमी है। यानी आज भी हम वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जा रहे। घरेलू सतह पे बड़ी आराम से वैल्यू एडिशन हो सकती है। मेरे अपने पास पर्सनल बहुत सारी इस तरह मिसालें जो कि बहुत आराम से आप इस महंगाई से बच सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई को आप जनरली समझ लें ना कि कोई भी चीज़ है वो साल में 1-2 दफ़ा वो पीक पे जाएगी। जब भी उसकी सप्लाई कम होगी उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, जब भी उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी डेफिनेटली उसकी प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो ये जो साइकिल है ये हर चीज़ के साथ नथी है, अटैच है। हाँ, आपने वो देखना है कि जब ये बिल्कुल सस्ता हो जाती है कोई भी चीज़, को फ्रूट की शक्ल में है, वो सब्ज़ी की शक्ल में है या वो किसी भी शक्ल में, उसको आपने महफूज कैसे करना है उस पीक या महंगाई वाली पीक से बचने के लिए। और उसके लिए तरीक़ाकार हैं जो कि बहुत ही आसान है। तो इसको इल्म की कमी हम शायद ज़्यादा कहेंगे, ये जो मामला है महंगाई का चीज़ों का। और ये जो है अगर आपको कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो इन चीज़ों की तरफ लेके जाता है, ये अपनी जगह पे एक मसाइल है, लेकिन ये बल्दियाती और कुछ और तरह के मामला भी हो सकती हैं, जो गलियाँ वगैरह ठीक करना। हमारा जो जनरली मकसद है वो ये है कि ये जो 2 करोड़ 70 लाख बच्चा है ये आने वाले वक्तों में क्या बनने जा रहा है, जो कि स्कूल ही नहीं जा रहा। सिरे से हम अमूमी तौर पर सेगमेंट्स करते रहते हैं, आपको मालूम है म्यार तालीम के हवाले से। म्यार तालीम एक्चुअली बहुत ही एक दूसरे दर्जे की चीज़ रह जाती है इस मुल्क में, जबकि म्यार तालीम तो तब होगा ना जब तालीम हो रही होगी या स्कूल की चारदीवारी में बच्चा तो जा रहा है। जब बच्चा जा ही नहीं रहा और आपकी वो जो ओवरऑल 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, यानी अगर हमारे पाकिस्तान में 100 बच्चे हैं तो उसमें से 40 से ज़्यादा बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे, और ये दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है बच्चों की स्कूल ना जाने की। और इसी तरह आपके आने वाले जो पानी के मसाइल हैं वो बहुत ही खौफनाक मसाइल हैं। इसी तरह जो आपकी बहुत सारे और जो मामलात हैं, जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के वाले से मामलात हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, इनको जो कंसिडरेशंस अगर आप रखेंगे तो फिर तो मैं समझूंगा कि ये आप वोट का हक अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने वोट बरादरी या उस तरह देना है कि
किसी की मुखालफत में आके, ठीक है, उसको नीचा दिखाने के लिए, और वो भी जो नीचा दिखा रहे हैं वो किसी गांव की सतह पे किसी और फर्द को दिखा रहे हैं, तो फिर शायद उस वोट की अहमियत कम से कम वो उस तरह असरअंदाज नहीं हो सकता जो आप चाहते हैं कि बुनियादी तौर पे उससे एक तब्दीली का अमल जो है वो। एक और चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि अमूमी तौर पे हमारे यहाँ जो वोट होता है वो एक चीज़ की नज़र में ना, हम आप पिछले 70 सालों में जितना भी पॉलिटिशियंस हैं वो जब भी किसी जगह जलसा करते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं ना, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा और मुल्क को सारा तब्दील कर दूंगा। अगर आप स्केल से वाकिफ़ हों तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं अगर किसी जलसे में तकरीर सुन रहा हूँ और कोई लीडर अगर ये कहे कि मैं एक कुछ तब्दीली की बुनियादें रखना चाहता हूँ और अगले 20 सालों में हम इस मुल्क को तब्दील कर देंगे, तो मैं उसको बहुत सीरियस लूँगा। मैं कहूँगा यार ये हो सकता है कि ये लीडर हो, क्योंकि इस स्केल से वाकिफ़ है। अगर लीडरशिप भी मसाइल के स्केल से वाकिफ़ नहीं है, दुनिया का कोई चीज़ जो है वो मसाइल को महीने में सडन चेंज कहीं भी पॉसिबल मुमकिन नहीं है। ठीक है, वो आपने बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, बहुत सारे रवैये ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्राइमरी एजुकेशन से उस तब्दीली का अमल आगाज़ होता है। तो हाँ ठीक है, 20 साल बाद मैं ख्वाब देख सकता हूँ कि हो सकता है कि अगली जनरेशन जो है वो बेहतर करे, लेकिन उसके लिए मुझे आज से निसाब में बहुत अहम तब्दीलियाँ करनी होंगी, आज से ये तमाम चीज़ें करनी होंगी, तो 20 साल के बाद मैं वो फ्रूट खा सकूँगा, अदरवाइज़ नहीं, मुमकिन ही नहीं है। तो अब अगर एक जम्मे गफ़ीर जो है वो सिर्फ इस बुनियाद पे वोट दे रहा हो कि हमें ये कहा गया है कि 60 दिनों में सब ठीक हो जाएगा, तो फिर उस जम्मे गफ़ीर का वो मैं समझूँ कि ना सिर्फ जम्मे गफ़ीर वाकिफ़ नहीं है कि मसाइल का जो स्केल है वो क्या है, बल्कि वो जिस लीडर को फॉलो कर रहे हैं वो भी वाकिफ़ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो कंसिडरेशंस हैं वो हमारी बहुत हम हो गए हैं, इस हवाले से डॉगमा का शिकार हो गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके। मैं आपको पिछली से पिछली हुकूमत के बारे में बता सकता हूँ कि उस वक्त जब हुकूमत थी तो उसकी जो, यानी जब मैं आप कह सकता हूँ या पीटीआई की हुकूमत थी, तो उस वक्त जो पीटीआई का जितना मुखालिफ था वो ये जो नंबर्स आते थे ना स्टॉक मार्केट के या कोई भी है, तो उसका दिल करता था कि ये बुरे हों नंबर, जितने बुरे होंगे तो ऑफ कोर्स हमारा जो नैरेटिव है वो उतना स्ट्रांग होगा। मैं आम आदमी की बात करूँ कि वो जब हम महफिल में बैठते हैं तो हम बता सकेंगे, हम कह रहे हैं कि ये पार्टी जो है ये मुल्क नहीं चला सकती। उसके बाद जब दूसरी पार्टी आती है, जब अगली पार्टी आती है, तो वही जो पीटीआई का हार्डकोर जो फॉलोअर है वो बिल्कुल ये कह सकता है कि ये नंबर जो है ये बिल्कुल सारे डाउन हो और पाकिस्तान जो है वो मैच हार जाए और ये तमाम चीज़ें जो है वो इंतहाई मनफी हो, ताकि हम ये कह सकें कि देखो एक्चुअली वो था। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी एफिलिएशन इस हद तक यानी डॉगमा की शक्ल पे चली गई है कि आप अपने मुल्क से कतई आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और उस बड़े स्केल पे आपका मुल्क है और उस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, आप बेसिकली इतने पर्सनल हो गए अपनी पार्टीज को लेके कि आपको वो मुल्क के हवाले से भी ना आइडिया है, ना मुल्क के जो प्रॉब्लम्स का स्केल है उससे आइडिया है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो वोट को इतना खास असरअंदाज नहीं होगा। सेकेंडली ऑफ कोर्स मुल्क के जितने भी सूबे हैं, हर सूबा जब तक दूसरे सूबे के मसाइल को नहीं समझता, दूसरा सूबा तीसरे को मसाइल को नहीं समझता, इन तमाम चीज़ों को यानी वोट डालते वक्त ये अगर तरजीहात नहीं हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जिस चीज़ की हम तब्दीली का ख्वाब देख रहे हैं पूरे मुल्क में, एक बड़ी तब्दीली का ख्वाब कि एक महज़ब दुनिया के साथ हम चलें और हमारे बच्चे जो हैं उनके लिए ये एक महफूज और ख़ूबसूरत मुल्क हो और तमाम मिनॉरिटीज़ के लिए, अक़लियतों के लिए एक महफूज मुल्क हो, ये शायद फिर इतना ख्वाब आसान नहीं होगा। ये तब तक जब तक कि वोटर अपनी तरजीहात से बखूबी वाकिफ़ ना हो और वो जो लीडरशिप है वो उन मसाइल के स्केल से वाकिफ़ ना हो। अच्छा वकार साहब, अभी आपने बात की प्रॉब्लम्स के स्केल की, तो क्या पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज हैं या जितने लीडर्स हैं पहले उनको उस स्केल को समझने की ज़रूरत है ताकि फिर वो उस हिसाब से अपने मंशूर को सेट कर सकें और फिर वो मंशूर जो है वो लोगों तक ट्रांसफर कर सकें? मंशूर में तो इस तरह की बड़ी बातें ऑफ कोर्स होती हैं और वो जिस तरह लिखा जाता है, लेकिन देखा ये गया है कि क्योंकि तालीम की जब जहाँ पे भी कमी होती है वहाँ पे जो फोर्सेस ऐसी जो ड्राइव कर सके मैसेज को वो कुछ और होती हैं। अब यहाँ पे मतलब वो आपके सेंसिटिव पॉइंट्स को ही पकड़ते हैं। एग्जैक्टली उस पॉइंट को पकड़ते हैं जहाँ पे, क्योंकि आप तालीम की कमी की वजह से आपको तो वो चीज़ों का आइडिया नहीं है, ठीक है, वो आपको आपकी जो 90% स्पीच होगी उस लीडर की वो 90% इमोशनल होगी, ठीक है, जिसका असल मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो हो सकता है कि किसी दूसरे लीडर को गालियाँ निकालने से वाले से हो, ये इमोशनल या कोई भी चीज़ है वो उस हवाले से होगी, या हो सकता है कि मजहबी एक्सप्लॉयटेशन हो, कोई भी इस तरह के वो टूल्स या हथियार जो है वो इस्तेमाल करेंगे। वकार साहब, एक लेमैन एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल कैसे बन सकता है? अपनी पहचान किस तरह से वो
सफ़र है ना पूरा, मतलब ये सफ़र ऑफ कोर्स इसका डायरेक्टली जो कोरिलेशनिंग है वो तालीम के साथ है। ठीक है, तालीम के आपको अपने मुल्क में हालात पता ही हैं, इन जहाँ म्यार तालीम को हम क्या रोएं, तालीम ही सिरे से ना हो तो, और तअस्सुबात जो हैं वो फिर मुख्तलिफ लेयर्स हैं स्टेट की, और मुख्तलिफ लेयर्स हैं, मुख्तलिफ जो ग्रोह हैं वो बाकायदा तौर पर तअस्सुबात की फैक्ट्रीज़ हैं। ठीक, तो कोई भी मुतासिब मुआशरा जब आप हर जगह पे तअस्सुब बेच रहे हैं, हर जगह पे तअस्सुब के साथ आप अपने फ़वायद निकाल रहे हैं, बट लेकिन वो जो नीचे मैसेज हैं वो सारे के सारे वो एक शीप्स लाइक यानी बिल्कुल भेड़े बनती चली जा रही हैं। तो इसमें ऑफ कोर्स वो जो वर्किंग फोर्स है जिन्होंने इस मुल्क को तब्दील करना है वो तो वही मैसेज ही हैं। तो वो अगर कामिल में है, हाँ इंडिविजुअल अपने तौर पे यही कर सकता है कि वो अपनी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के साथ अपनी तालीम तरजीह है, बच्चों की तालीम तरजीह है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी जितना अपने आप को पावर ले सकता है, जितना अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकता है वो आपको अपने आप को करता चला जाए। तो इमेजिन कीजिए कि अगर इस मुल्क में या किसी भी मुल्क में इंडिविजुअल इतना मजबूत हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली फिर तब्दीली ऊपर आ जाती है। लेकिन ये आपको तालीम जो है वो प्रायोरिटी है। थैंक यू सो मच वकार साहब फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज हमने बात की 2024 के इलेक्शंस की। एंड में मैं आपको सिर्फ ये चीज़ कहना चाहूँगी कि इस साल इलेक्शन में खुद से बढ़कर इस मुल्क को तरजीह दें, उस पार्टी को चुनें, उस पार्टी का इंतखाब करें जो इस मुल्क के मफाद में बेहतर है। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम बात करें इंतखाबात 2024 के हवाले से। हर जगह इनफेक्ट आपको यही कुछ सुनने को मिल रहा है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम मुख्तलिफ पहलुओं पे इस पे बात करते रहें। फिर वक्त हमारा फोकस पंजाब के साथ कराची के ऊपर भी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और जिस तरह रिपोर्टेडली हमें नुमाइंदे ने बताया कि तकरीबन 9 मिलियन से ज़ायद वोटर्स, यहाँ पे 92 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड, इससे ज़ायद उनकी तादाद है जो कि हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे, और इसमें बड़ी तादाद मेल वोटर्स की है। ख़वातीन की भी बड़ी तादाद है, लेकिन ज़्यादा तादाद मेल वोटर्स की है। तो वो अपना जो हक़ रायदही है वो किस हक़ में इस्तेमाल करेंगे, एक तो हमने ये बात करनी है। लेकिन इससे पहले जब इलेक्शन आ रहा था तो बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे, खासतौर पे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान, जिसमें मैं नाम ले लेता, फजलुर रहमान भी शामिल थे। उनके कंसर्न्स थे सिक्योरिटी को लेकर। कराची इज बीन वेरी सेंसिटिव सिटी इससे पहले इलेक्शंस के अंदर, लेकिन इस बार कराची उस लिहाज से सेंसिटिव नहीं है जैसी सूरत हाल होती है। तो हमने सोचा कि हम जरा कराची की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, और इस हवाले से सबसे पर्टिनेंट शख्सियत ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हैं, जो कि केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं। उनसे हम इसी हवाले से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग अर्मला, हाउ आर यू? गुड सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें। ऑब्वियसली इंतखाबात का दिन या उससे पहले के जो दिन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्शन से पहले बहुत सारी सियासी जमातें एज इमरान कोटेड, मौलाना फजल रहमान भी खदशात का इजहार कर चुके हैं। तो सिक्योरिटी को लेके जो सिंध की ओवरऑल क्या सूरत हाल है, आप इस हवाले से मैं बता सके तो। देखिए, बात यह है कि सो फॉर अल्लाह का शुक्र है कि सिंध में और पर्टिकुलरली कराची में 6 महीने से उस तक कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जिसमें हमें परेशानी हो, और फिर हमें हाई अलर्ट कुछ आए, लेकिन वो फिर हमें नेट पकड़ लिए हमारे यहाँ की काउंटर टेररिज्म मिलिट्री इंटेलिजेंस में और सिविल ऑर्गन हमारी जो स्पेशल ब्रांचेस थी। तो वो अल्लाह का शुक्र है अभी तक ठीक है। और एक दो अभी पोलिटिकल पार्टीज के आपस में झगड़े हुए थे 3 दिन पहले। इसके अलावा सो फॉर थिंग क्वाइट, और हमें बड़े शुक्र, हमने पूरा फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया हुआ है। वी हैव वर्कड आउट कि कौन से नॉर्मल पुलिस स्टेशन हैं, कौन से सेंसिटिव हैं, कौन से हाईली सेंसिटिव हैं, उनके लिए उसी हिसाब से अरेंजमेंट की हुई है। रेंजर्स और मिलिट्री को हमने क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे मौजूद बुला लिया हुआ है, दे आर अवेलेबल। और वो हमने ऐसे रखा हुआ है कि हर 4 से 5 पोलिंग स्टेशन के ऊपर रेंजर्स की क्विक रिस्पांस फोर्स है जो 5 से 10 मिनट में पहुंच सकती है। इसी तरीके से मिलिट्री के लिए हमने 8 से 10 पोलिंग स्टेशन रखे हैं, उनके सेंट्रल लोकेटेड हमने फौज को रखा है, और वो भी 10 से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट की हम बड़ी सख्त इलेक्शन कमीशन इशू किया है, उसकी अमलदारी कर रहे हैं। इसमें वेपन बंद किए हुए हैं, कोई पोलिंग स्टेशन नहीं जा सकता। इवन पोलिंग बूथ के अंदर हमारा पुलिस का सिपाही भी नहीं होगा, दे विल बी ऑल आउटसाइड उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। तो भाई साहब, मैकेनिज्म क्या बनाया है, किस सूरत में? पुलिस तो वैसे मौजूद ही है एज दी अर्लियर रिस्पॉन्डर, लेकिन ओवरऑल मैकेनिज्म क्या बनाया आपने दीगर फोर्सेस के लिए, पैरामिलिट्री एंड मिलिट्री के लिए? उनके लिए ये रखा हुआ है कि हमने जो रेंजर्स है उसको हमने 5 से 10 मिनट की क्विक रिस्पॉन्स पे रखा हुआ है। मिलिट्री को हमने 10 से 15 मिनट की रिस्पॉन्स फोर्स पे रखा हुआ है। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो उसके जुडिशियल पावर हैं, दे इनवाइट पुलिस इनसाइड पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ, और इवन रेंजर्स और मिलिट्री को। इसके अलावा पुलिस और रेंजर्स सब बाहर होंगे,
हमारा काम है कि स्मूथ कंडक्ट कराना, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के ठीक है। आज लॉजिस्टिकली आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बेहतर पता है मुझसे। आज जो मुख्तलिफ पोलिंग जो बैलेट पेपर्स हैं उनकी तरसील होनी है। हम इससे पहले अपने नुमाइंदे से अपडेट भी ले रहे थे। इसको कैसे, इसकी सिक्योरिटी कैसे यकीनी बना रहे हैं आपके जो बैलेट पेपर्स हैं महफूज रहें और सही तरीके से? हमारी पुलिस इसके लिए बहुत शुक्राना है और ख़ास तौर पे आज हर जगह तक जो वो पेपर्स पहुँच जाएंगे। पुलिस, रेंजर्स और हमारी मिलिट्री ऑलरेडी इन पोजीशन हो चुकी है। सीसीटीवी कैमराज हमने सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव सीसीटीवी कैमराज भी लगवा दिए हैं, पीछे में लगाए हैं। पूरा रिकॉर्डिंग सिस्टम होगा और ये पूरा रिकॉर्ड इलेक्शन के बाद भी रिटर्निंग ऑफिसर के पास होगा। इसी तरीके से पोलिंग हो जाती है, जो पोलिंग जो बैलेट बॉक्सेस होते हैं उनकी सिक्योरिटी का हमने अरेंजमेंट किया हुआ है, पुलिस रेंजर्स को दिया हुआ है ताकि वो भी इसके हाथ लिहाज ख्याल करें। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके हवाले से बात कर रहे थे। इसके साथ साथ केयर टेकर गवर्नमेंट भी अपना जो मुकम्मल करेगी। कल इंतखाबात के बाद जब नई हुकूमत फॉर्म होगी तो ऑब्वियसली इनका रोल भी खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, इससे पहले हम साइन आउट करें, आज शब मेराज है और इबादत की रात है। बहुत सारी इबादत मुख्तलिफ ऐसी हैं जो इस रात से मासूम की जाती हैं, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर मानना है कि किसी भी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने, वैसे तो हर रात क़याम का एक बहुत बड़ा दर्जा है, कहा गया है कि आप क़याम करें अल्लाह के सामने, और आज रात आप भी कोशिश करें क़याम करें और उसके साथ साथ पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करें। मेरी इस मौके पे एक ही दुआ है कि जो भी हुकूमत आती है वो अच्छी तगड़ी हुकूमत आए, अच्छे नंबर्स के साथ हुकूमत आए, फैसला साजी की कुव्वत के साथ हुकूमत आए, पाकिस्तान के हक में नुमाइंदा आवाम की हुकूमत हो। बिल्कुल, हम आपके साथ दोबारा इंशाल्लाह शाम को हाजिर होंगे, शाम 4 बजे दोबारा आपको स्क्रीन पे ज्वाइन करेंगे विद द लाइव ट्रांसमिशन। तो उम्मीद है वो भी साथ अच्छा रहेगा। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए और हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।